और एक्ट का ए हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल। एक्ट का ए अगर स्मॉल लिखोगे वो किसको इंडिकेट करता है, एक्टिविटीज को। समझ में आया? चाहे पैराग्राफ के बीच में लिखो चाहे स्टार्टिंग में लिखो, ए हमेशा एक्ट का क्या आना चाहिए, कैपिटल। फिर कोमा, फिर क्या लगाएंगे हम, 2013। ठीक है। अब मेरे बच्चे, हमारे देश में कंपनी एक्ट 2013 जो बनाया गया, क्या इसके पहले भी हमारे देश में कोई एक्ट था? यस। कौन सा था? 1956। 1956 को रिपील करके कौन सा एक्ट आया, कंपनी एक्ट 2013। क्या 1956 से पहले भी था क्या कोई एक्ट? हाँ, 1913, 1913, 1913 था, उसको रिपील करके कौन सा आया था, 1956। बोलो आया? यहां पे हम वर्ड यूज करेंगे रिपील, यहां पे डिलीट और रिप्लेस वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डिलीट आप लोगों ने कंप्यूटर में भी यूज किया होगा। डिलीट के बाद वो रिसाइकल बिन में जाता है, जिसको रीस्टोर कर सकते हैं अगर डिलीट किया है तो। और रिपील का मतलब होता है परमानेंटली डिलीट है, इसको कभी रीस्टोर नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, जो कंपनी एक्ट 2013 है उसने 1956 को रिपील किया, दैट मींस 1956 कभी रिवाइव नहीं हो सकता, वो परमानेंटली ये माना जाएगा, कभी एक्ट ही नहीं था, 2013 पहली बार बना, ये माना जाएगा। बोलो आया? इसलिए वहां पे रिपील वर्ड यूज करते हैं, डिलीट और रिप्लेस वर्ड यूज ऐसा कभी नहीं बोलते 2013 ने 1956 को रिप्लेस किया। यहां पे वर्ड क्या यूज करते हैं, रिपील। ठीक है, ध्यान रखना, ये सारी चीजें हम लोगों को आंसर लिखने में काफी हद तक मदद करती हैं। ठीक है। अब हमारे देश में कंपनी एक्ट बना कैसे, कंपनी एक्ट 2013 किस तरीके से बनाया, तो सुनना। कंपनी एक्ट 2013 हमारे देश में किसने बनाया मेरे बच्चे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, उस कमेटी को क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग कमेटी। कमेटी का चेयरमैन था जे ईरानी, डॉक्टर जे ईरानी। और ध्यान रखना, स्टैंडिंग कमेटी कोई नाम नहीं है, ये तो एक कमेटी है। कमेटी मतलब ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी सरकार, उन्होंने एक कमेटी बनाई। कमेटी में कंपनी लॉ के एक्सपर्ट्स थे और उसमें से एक को क्या बना दिया, चेयरमैन। चेयरमैन का नाम क्या था, जे ईरानी। और ध्यान रखना, इस कमेटी का नाम क्या बोलते हैं, जे ईरानी कमेटी। क्या बोलते हैं, जे ईरानी। ध्यान रखना, हमेशा जब भी तुम कंपनी एक्ट पढ़ोगे ना, वहां पे एक लाइन लिखी हुई आएगी कि कंपनी एक्ट 2013 किसने बनाया, तो वहां पे लिखा हुआ आएगा जे ईरानी कमेटी ने। किसने बनाया मेरे बच्चे, जे ईरानी कमेटी। समझ में आया? अब कमेटी सबसे पहले क्या करती है, ड्राफ्ट तैयार करती है। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, एक्ट में क्या क्या आता है, और वो ड्राफ्ट बना के किसको दे दिया जाता है, मिनिस्ट्री को। जब भी हमारे देश में सरकार बनती है तो सरकार क्या करती है, मंत्रिमंडल बनाती है, उनको मिनिस्ट्री सौंपती है, उनको हर एक काम देती है। तो हमारे गवर्नमेंट ने कई सारी मिनिस्ट्री बना के रखी है अलग अलग काम में। ये सारी चीजें आपकी इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाले चैप्टर में है, ये लॉ बनाने की प्रोसेस भी वहां पे है। ठीक है, तो हमारे देश में हर काम के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री है। कंपनी और एलएलपी के लिए कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। हमारे देश में एलएलपी एंड कंपनी दोनों के लिए एक कॉमन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। तो जे ईरानी कमेटी ने 1956 में जो कमियां थी, मैंने आपको बताया कंपनी एक्ट 2013 1956 को रिप्लेस करके बनाया, तो 1956 में जरूर कोई कमियां होंगी, उसी कमियों को दूर करके कौन सा बनाया कंपनी एक्ट। क्या कमियां थी आपको पता है, कंपनी एक्ट 1956 में सिर्फ सेक्शंस थे, रूल्स नहीं थे। कंपनी एक्ट 2013 में रूल्स भी इंक्लूड किए गए। कंपनी एक्ट 1956 में स्ट्रिक्टली कंप्लायंस नहीं था, ज्यादा पेनल्टी नहीं थी, यहां पे हर सबसेक्शन की अलग पेनल्टी है, स्ट्रिक्टली कंप्लायंस कर रखा है, ये मेन उद्देश्य था। ठीक है, फिर मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया तो कहां रख दिया जाता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बोले तो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में से एक की दोनों,
दोनों में रखेंगे कि दोनों में से एक में? दोनों जगह। और दोनों से क्या होना चाहिए? पास। एक बात और ध्यान रखना, जैसे ही पार्लियामेंट में एक्ट बनाने के लिए आपने वो ड्राफ्ट रख दिया तो उसको बोलते हैं बिल। क्या बोलते हैं? जैसे मैं आपको बताऊं, कंपनी एक्ट पहले क्या था? कंपनी बिल। क्या था मेरे बच्चे? कंपनी बिल। और ये क्या बन गया बाद में? कंपनीज एक्ट 2013। 2012 का बिल था मेरा। जैसे ही पार्लियामेंट में कोई कानून बनाने के लिए रखते हैं तो वो क्या बोलते हैं? उसको बिल। फिर उसके बाद वहां से पास होने के बाद किसको दे देते हैं? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उसके ऊपर क्या करते हैं? अपनी साइन, और ऑफिशियल गजट में क्या कर देते हैं? पब्लिश। और जो डेट ऑफिशियल गजट में लिखी हुई होगी उसी दिन से हमारा ये एक्ट क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल। समझ में आया? तो हमारे देश में इस तरह से एक्ट क्या होता है? एप्लीकेबल। ठीक है। अब मुझे बताओ, जो कंपनी एक्ट 2013 है उसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं? उसमें टोटल सेक्शंस हैं 470। कंपनी एक्ट 2013 में टोटल कितने सेक्शंस हैं? 470। कंपनी एक्ट में टोटल स्केड्यूल्स कितनी हैं? 7। एक से लेके कितनी? 7 तक स्केड्यूल्स हैं। और पूरा कंपनी लॉ अलग अलग चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट है। और कितने चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट है? 29। कितने चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट है? 29 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट है। कैसे? देखो, ये रहा कंपनीज एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ, इसको बोलते हैं बेयर एक्ट। ठीक है। अगर आप देखोगे ये पूरा कंपनी लॉ ऊपर ही ऊपर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, ऐसे कितने चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट है? ध्यान से देखना मेरे बच्चे। 29 दिखा देता हूं आप लोगों को। ये रहा लास्ट चैप्टर है 29। देखा? टोटल सेक्शंस कितने हैं? 470। स्केड्यूल्स कितनी हैं? 7। थर्ड नंबर की स्केड्यूल सबको याद होनी चाहिए, बैलेंस शीट पी एंड एल का फॉर्मेट जो आप लोग कंपनी अकाउंट में बनाते हो। ठीक है, वो शेड्यूल नंबर 3 कंपनी लो ने दिए बैलेंस शीट पी एंड एल की फॉर्मेट, शेड्यूल नंबर 3 में है वो। बोलो आया? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इतना समझ में आया? अरे इतना आया? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हम सेक्शंस को पढ़ते कैसे हैं? ऐसे लिखा हुआ है जैसे कि, कैसे पढ़ते हैं मेरे बच्चे? इसको क्या बोलते हैं? 3 को सेक्शन। इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? सबसेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज। और इसको क्या बोलते हैं? सब क्लोज। सबको पता है ये चीज? सेक्शन, सबसेक्शन, क्लोज, सब क्लोज। लो हमको पढ़ना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए, और लिखना तो, तभी तो नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। ठीक है। कैसे? देखो, ये हमारा लो है। लो में अगर आप देखोगे यहां से लो चालू हो जाता है। ये 1 लिखा हुआ है, यहां पे आगे कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये सेक्शन है। पढ़ना सिखा रहा हूं। सीए बनने के बाद हम लोग को बेयर एक्ट ही दिया जाता है, सिर्फ कंपनी एक्ट नहीं, इनकम टैक्स एक्ट जो अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सब में ऐसे ही पढ़ा जाता है। 1 के आगे कभी नहीं लिखा हुआ होगा कि ये सेक्शन है। बेयर एक्ट में अंडरस्टूड है कि 1 नंबर क्या है? सेक्शन। सेक्शन नंबर 1 का ये हेडिंग है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। फिर उसके आगे लिखा हुआ है 1 ब्रैकेट में, ये है सबसेक्शन। क्या है मेरे बच्चे? सबसेक्शन। ध्यान रखना, इसने अलग से पॉइंट नहीं बनाया। अपन लोग कैसे करते? पहले हेडिंग डालते फिर नेक्स्ट लाइन से अपन पॉइंट लिखते हैं, लेकिन इसने लिखा। ठीक है, आगे और चेक कर लेते हैं, क्या ऐसा ही है क्या? ये 3 का मतलब क्या होगा? सेक्शन। फिर हेडिंग क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फिर 1 साथ में लिख दिया, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा। ठीक है, आगे फिर देख लेते हैं। ये 4 क्या है? मेमोरेंडम हेडिंग। मेमोरेंडम हेडिंग है। सेक्शन कौन सा है? 4। फिर सबसेक्शन नंबर 1। फिर ये क्लोज नंबर, नेम क्लोज, याद आ रहा है? सेकंड नंबर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। थर्ड नंबर ऑब्जेक्ट क्लोज, देखो लिखा हुआ है क्लोज क्लोज क्लोज। याद आ रहा है कुछ? 5 भी देख लेते हैं, क्या ऐसा ही कुछ होता है क्या सब जगह? ये 5 क्या है? सेक्शन। हेडिंग क्या है? आर्टिकल। फिर 1 क्या है? तो समझ में आ गया? आ गया? अब घूमो, आ जाओ। आ गया?
ये क्या है? 2, सेक्शन 2, हेडिंग क्या है इसकी? 1 तो है ही नहीं इसके यहाँ पे। और बाप रे, 1 कहाँ गया? नीचे हम तो 1 साथ में चिपका के लिख रहा था कंजूसी के साथ कि पेज लाइन बच जाएगी। बेटा सेक्शन नंबर 2 में सब सेक्शन सीधा क्लोजेस है, इसलिए तो अपन पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 क्लोज 20 में कंपनी की डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 2 क्लोज 68 में प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन। क्लोजेस सीधे क्लोजेस हैं। 1 2 अल्फाबेट जमी हुई सारी डेफिनेशन। आपकी पब्लिक प्राइवेट कंपनी एक ही रो में आती है 68 71। कभी भूल जाओ तो अल्फाबेट के हिसाब से सब मतलब ये क्लोज नंबर तुक्का मार सकते हैं। आया? तो ध्यान रखना सेक्शन नंबर 2 में सबसेक्शन है ही नहीं, तुम्हारे सामने है, एक एक चीज दिखाई मैंने। यहां पे सीधा क्या है? क्लोजेस। समझ में आया? अब पढ़ना आया। सेक्शन नंबर 2 के अलावा बाकी सब जगह कैसे पढ़ना है? सेक्शन, सबसेक्शन, क्लोज, सब क्लोज। लेकिन सेक्शन नंबर 2 में सेक्शन, क्लोज, सब क्लोज, सबसेक्शन नहीं बोलना, सेक्शन, क्लोज, सब क्लोज। बाकी सब जगह सेक्शन, सबसेक्शन, क्लोज, सब क्लोज। सेक्शन नंबर 2 में सेक्शन, क्लोज, सब क्लोज। ये भी ठीक है। आ गया? समझ में आ गया? आ गया? देखिए बुक में यही लिखा हुआ है क्या? देखो ये इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल। सबसे पहले बोला इसमें कंपनी एक्ट 1956 की जगह नया रेगुलेशन आया। कौन सा लेजिस्लेचर आया? कंपनी एक्ट 2013, जिसके अंदर कितने सेक्शन है? 470, 7 स्केड्यूल्स हैं, 29 इसके अंदर चैप्टर हैं। बोलो आया मेरे बच्चे? मॉड्यूल है तो अंडरलाइन कर लेना कि हाँ यही चीज काम की है। ठीक है, काम की चीज ही पढ़नी है, पढ़नी तो सारी है वैसे। एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी के यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सेक्शन नंबर 1, कंपनी लॉ का सेक्शन नंबर 1 किसके बारे में बात करता है? एप्लीकेबिलिटी किसके बारे में बात करता है? तो कॉपी में हम हेडिंग डालेंगे मेरे बच्चे सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 टाइटल एंड एप्लीकेबिलिटी। टाइटल एंड एप्लीकेबिलिटी, क्या एप्लीकेबिलिटी करवा रहे हो? कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013। तो कंपनी एक्ट 2013 किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है? कंपनियों के ऊपर। बट ऑब्वियस कंपनी एक्ट किसके ऊपर लगेगा? पड़ोसी के ऊपर तो ना लगेगा, किसके ऊपर लगेगा? कंपनी के ऊपर। दूसरा किसके ऊपर एप्लीकेबल है? बीसीस के ऊपर। यहाँ पे बीसी का मतलब है बैंकिंग कंपनी। तो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? यहाँ पे बीसी का मतलब क्या मेरे बच्चे? बैंकिंग कंपनी। अगर आपने यस बैंक है ना, आपने एक्सिस, इनके नाम के पीछे लिमिटेड है, समझ में आया? लिमिटेड कब आया होगा? जब कंपनी एक्ट में बनी हुई होगी। तो ध्यान रखना बैंकिंग कंपनी के ऊपर भी क्या लगता है मेरे बच्चे? कंपनीज एक्ट। आईसी, यहाँ पे आईसी का मतलब है इंश्योरेंस कंपनी। हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत सारी कंपनियां हैं, नाम के पीछे लिमिटेड आता है बेटा, तो इनके ऊपर भी क्या लगेगा? कंपनीज एक्ट। और किसके ऊपर कंपनीज एक्ट है? ईसी। ईसी मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। जो अगर लाइट का बिल घर पे आता हो तो जाके देखना, ऊपर लिमिटेड लिखा हुआ होगा कंपनी के नाम के पीछे। फिर उसके बाद एससी। एससी का मतलब है स्टेचुअरी कंपनी। स्टेचुअरी कंपनी का मतलब होता है, स्टेचुअरी कंपनी मींस रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, जैसे आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट में रजिस्टर्ड है। आईसीएआई, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंदर रजिस्टर्ड है मेरे बच्चे। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपकी सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई, ये सब स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? स्टेचुअरी कंपनी। क्या बोलते हैं इनको? स्टेचुअरी कंपनी बोलते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसके बारे में नोटिफाइड कर रखा है उनके ऊपर भी क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? कंपनीज। तो सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? कंपनी एक्ट किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है? इन 6 जन के ऊपर क्या एप्लीकेबल होता है? कंपनी एक्ट। बोलो आया? अब बच्चे का सवाल होता है सर कंपनी कौन कितने तरह की होती है? कंपनी कितने तरह की होती है? देखो हमने क्या पढ़ा, कंपनी एक्ट किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है? तो हमने पढ़ा कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। फिर कंपनी कितने तरह की बना सकते हो? तो हम आंसर बोलेंगे कंपनी हम बना सकते हैं कितने तरह की? 3। 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी।
कौन कौन सी कंपनी बना सकते हो मेरे बच्चे? 3 तरह की कंपनी बना सकते हो, 3 तरह की। सर और भी होती हैं, हमने पढ़ रखी है बेटा, वो सब क्लासिफिकेशन है। आपका जन्म तो इन तीनों में से किसी एक के रूप में ही होगा, फिर उसके बाद आगे कैटेगरी बनती जाती है, होल्डिंग, सब्सिडरी, गवर्नमेंट, वो अलग कैटेगरी से, वो इसके आगे, उसका ओरिजिन तो प्राइवेट या पब्लिक ही होगा। ठीक है, तो अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो कंपनी 3 तरह की, वैसे प्रैक्टिकली कंपनी 4 तरह की बन सकती है, ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक, और एक और होती है सेक्शन 8 कंपनी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। ये तीनों प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं, वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ओरिजिन तो 4 ही कंपनियों का होता है, फिर वो बाकी जो अपने टाइप्स पढ़े हैं वो आगे की कैटेगरी होती है, तो वो अभी डिस्कस करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी के बारे में जो सेक्शन दे रखा है, इसकी डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? सेक्शन नंबर 2 पढ़ेंगे कैसे? क्लोज 62। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? सेक्शन नंबर 2 क्लोज 68। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? सेक्शन नंबर 2 क्लोज 71। ओपीसी में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? मिनिमम मेंबर होते हैं 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में कितने होते हैं? 7। और मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं मेरे बच्चे कंपनियों में? ओपीसी में होते हैं 1, प्राइवेट में 250 नहीं 200, पब्लिक में कितने होते हैं? अनलिमिटेड। समझ में आया? क्लियर है? अरे क्लियर? डाउट? मेरा डाउट सोल्व करोगे? मेंबर का मतलब क्या होता है? मेंबर का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। हाँ बालक क्या बोल रहा था? सुन तो लिया मैंने वैसे। हाँ बोलो। मेंबर का मतलब बेटा सुनना, अपन लोग प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो जब भी लॉ पढ़ा जाता है ना, लॉ के अंदर हर एक चीज की डेफिनेशन है, हर एक चीज डिफाइन है। तो मेंबर की डेफिनेशन भी कंपनी लॉ में है मेरे बच्चे। कंपनी लॉ के जस्टिफिकेशन मतलब बता दूं, चाहो तो सर्च करना हो, सेक्शन नंबर 2 क्लोज 55 में दे रखी है, याद करने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, सेक्शन याद हो तो अच्छा, नहीं तो छोड़ देना। एग्जाम में गलत सेक्शन लिखोगे नंबर कटेंगे। ठीक है, सही सेक्शन लिखने से कुछ नहीं होगा, नहीं लिखने से भी उतने ही नंबर मिलेंगे। हाँ, सही सेक्शन लिखने से बस इंप्रेशन डलता है कि हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है। ठीक है, गलत याद नहीं है ना, लिखना ही मत। आसपास का ट्राई भी मत करना, गलत होने पे 1 नंबर कटेगा, चेक करने वाले को सब सेक्शन पता है। कुछ नहीं, क्यों मिलना? जी मिल जाएगा, ऐसे मिलता नहीं, मिलता नहीं है ऐसे। तो मेरे को बताओ, इंडिया में कितने बच्चे हैं, सेक्शन कोई लिखता है? तो ऐसे कट गए तो हो गए, आया कोई बात नहीं। लिखोगे तो आगे जिसमें तुमने तुक्के मारे होंगे ना, उसमें भी नंबर मिल जाएंगे कि हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है, अपने ही घर का बच्चा है। ठीक है, हाँ मतलब उसको सेक्शन याद है, मतलब उसको भी याद है अपने घर का ही बच्चा है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 2 क्लोज 55 में किसकी डेफिनेशन है? मेंबर की। किसकी डेफिनेशन है? मेंबर की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। क्या है सुनना? जो कंपनी के रोम रोम में बसा हुआ है। ठीक है, जो कंपनी के रोम रोम में बसा हुआ है उसको ही क्या बोलते हैं? मेंबर। सर ऐसा लिख के आएंगे, घर आके नंबर काट के जाएगा वो। ठीक है, तो मैंने तो पहले ही बोला मेंबर की डेफिनेशन थोड़ा नहीं एग्जाम में, ये तो समझने के लिए। जो कंपनी के किस में बसा हुआ, हमारा मेंबर कौन? जो हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। रोम, ROM, रजिस्टर ऑफ मेंबर। तुम लोग क्या सोच रहे थे? कंपनी अपने यहां पे एक रजिस्टर मेंटेन करती है, उस रजिस्टर का नाम क्या है? रजिस्टर ऑफ मेंबर। उसमें जिसका भी नाम बसा हुआ है, मतलब लिखा हुआ है, उसको ही क्या बोलते हैं? मेंबर। सर हम आज ही रिलायंस कंपनी में जाएंगे, रिलायंस कंपनी हमारा भी नाम रोम में लिख दो ना, तो लिख देगी क्या? नहीं, उसके लिए आपको क्या खरीदने पड़ेंगे मेरे बच्चे? शेयर। अगर आपने कंपनी के, एक बार बताओ, कंपनी के शेयर्स खरीदे, कंपनी एंट्री नहीं करेगी कहीं पे? बिल्कुल करेगी। तो जिसका भी नाम, तुमने अगर शेयर्स खरीदे, कंपनी तुम्हारा नाम किस में लिख देगी? अपने रोम में। और फिर तुम उस दिन से शेयर खरीदते तो शेयर होल्डर बन गए।
रोम में नाम आते ही तुम क्या बन गए? मेंबर। तो शेयर होल्डर ही कंपनी का क्या होता है? मेंबर। शेयर होल्डर की डेफिनेशन कंपनी लॉ में नहीं है, तो उसकी डिक्शनरी मीनिंग शेयर होल्डर हु होल्ड द शेयर्स ऑफ कंपनी, और मेंबर जिसका नाम किस में लिखा हुआ है? रोम में। बोलो आया क्या समझ में? आया? ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि इक्विटी की प्रेफरेंस बोथ, अगर चाहे तुम इक्विटी शेयर्स लो चाहे प्रेफरेंस शेयर्स लो, तुम्हारा नाम रोम में आ जाएगा। तो सर प्रेफरेंस शेयर्स वाले भी मेंबर होते हैं? हाँ। सर फिर प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस? हाँ, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस इक्वल्स टू मैक्सिमम 200 मेंबर। सर डिबेंचर होल्डर कितने होते हैं प्राइवेट कंपनी में? कितने भी, क्योंकि डिबेंचर होल्डर बैलेंस शीट में याद करो नॉन करंट लायबिलिटी, और आपका ये शेयर होल्डर फंड दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं, एक साथ मर्ज कर सकते हो क्या? क्या डिबेंचर वालों का नाम रोम में आ रहा है क्या? नहीं, तो उनको मेंबर बोलने का मतलब ही नहीं है। तो मेंबर में सिर्फ कौन आएंगे? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। क्या एम्प्लॉय आएंगे? क्या चेयरमैन आएगा? क्या डायरेक्टर आए? शेयर्स खरीदो तो मेंबर, शेयर्स नहीं है तो आप मेंबर। बोलो आया समझ? क्लियर है? तो ये मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर की कहानी समझ में आ गई हमको। अब चौथा नंबर पॉइंट आता है मिनिमम डायरेक्टर। ये डायरेक्टर क्या करता है? कंपनी में काम करता है और क्या करता है? कंपनी के डे टू डे एक्टिविटी कौन करता है मेरे बच्चे? डायरेक्टर। फिर से साइड में आना पड़ेगा। बताओ कंपनी के ओनर कौन है मेरे बच्चे? मेंबर। मालिक कौन है? लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट कौन संभालते हैं? तो ये तो मालिक हैं। डायरेक्टर कौन हुए? नौकर आदमी, और नौकरों का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? मेंबर। तो डायरेक्टर ऑलवेज अपॉइंटेड बाय दी, डायरेक्टर ऑलवेज अपॉइंटेड बाय दी, ठीक है, सेक्शन नंबर 160 में लिखा हुआ है, जाओ तो चेक लेना। तो हमेशा डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? मेंबर। बोलो आया? और कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज कौन करता है? डायरेक्टर। शेयर होल्डर के पास डे टू डे एक्टिविटी नहीं होती है। डे टू डे एक्टिविटी ये साल में तो सिर्फ एक बार आता है, याद करो 11th में एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, उसी में आता है। साल भर किसके हाथ में कंपनी रहती है? डायरेक्टर। तुम आज ही एक कंपनी खोलो, एक दुकान खोलो, और नौकर के भरोसे छोड़ दो, बोलो अगली दिवाली पे आऊंगा मिलने, साल भर में तंग भी नहीं करूंगा, जाना अगली दिवाली पे, दुकान ही नहीं मिलेगी आपको। छोड़ेगा नौकर दुकान को? ऐसे देख के तो मतलब जितने भी घोटाले होते हैं सब लगभग डायरेक्टर ने ही करे हैं। तो सर इतने कम घोटाले सामने आते हैं? अरे सर इतनी कंपनियां हैं, एक साल में कम से कम 50,000 तो घोटाले आए, एक दो ही मुश्किल से देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मेंबर एक और व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं, तुम लोगों को। तुम लोग कौन मेरे बच्चे? ऑडिटर। और ऑडिटर का पहला काम होता है डायरेक्टर के काम को चेक करना। डायरेक्टर के पीछे हाथ धो के पड़ा रहता है ऑडिटर, बेचारा डायरेक्टर फिर डर के मारे घोटाले ही नहीं करता, और जो समझदार होते हैं वो गलती से कर लेते हैं। फिर वापस पकड़ता भी कौन है? ऑडिटर ही पकड़ता है उनको। सारे घोटाले उजागर कौन करता है? ऑडिटर, यानी कि तुम लोग। आया समझ? तो शेयर होल्डर के दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं, एक डायरेक्टर को अपॉइंट करना और एक ऑडिटर को अपॉइंट। तो डायरेक्टर कितने होते हैं कंपनी में? तो सुनना मेरे बच्चे, ओपीसी के अंदर मिनिमम एक डायरेक्टर, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होते हैं कंपनी के अंदर? 15। सर ओपीसी में 15? 15? सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन नंबर 1 प्रोविजो नंबर 2 में लिखा हुआ है 15। चाहो तो चेक कर लेना। 15 डायरेक्टर मैक्सिमम तीनों कंपनी में। सर 15? ओपीसी 1 पर्सन कंपनी एक, मेरे बच्चे मालिक एक, नौकर अनेक। नौकर है अभी पढ़ा ना, नौकर तो अनेक, मालिक एक। देखो ऊपर एक ही लिखवा है मैक्सिमम मेंबर। डायरेक्टर 15, सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन नंबर 1 चेक कर लेना। 15 डायरेक्टर मैक्सिमम, और इवन 15 से ज्यादा भी रख सकते हो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके। बोलो आया समझ? ठीक है। उसके बाद नाम के पीछे क्या लगता है?
सरनेम, सॉरी सफिक्स लिख देते हैं, सरनेम तो हिंदी वर्ड हो जाएगा अच्छा सा। तो सफिक्स नाम के पीछे क्या लगता है? पब्लिक कंपनी के नाम के पीछे लगता है मेरे बच्चे लिमिटेड। क्या लगता है? प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे क्या लगता है? ओपीसी के नाम के पीछे। बोलो, जो बताएगा 1 रुपए इनाम नगद, तो बताना ही पड़ेगा। सुनना मेरे बच्चे, ओपीसी इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी। कंपनियां दो ही होती हैं, प्राइवेट पब्लिक। ओपीसी प्राइवेट का ही पार्ट है। ओपीसी किसका पार्ट है मेरे बच्चे? इसलिए इसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड ही आता है। बस इनको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, 1 पर्सन कंपनी या ओपीसी। नाम के पीछे बोल रहा हूं, सफिक्स के पीछे नहीं बोल रहा। नाम है एबीसी, सफिक्स है प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड के बाद में नहीं लगाना ओपीसी, एबीसी के नाम के पीछे। बोलो आया? क्लियर है? तो एक नई चीज पता चल गई, ओपीसी के नाम के पीछे क्या लगाना होता है? ओपीसी। सफिक्स तो प्राइवेट लिमिटेड ही है। बोलो मेरे बच्चे, इतना आया? बरोबर आया। क्लियर? डाउट मेरे को पूछो सर, पूछो ना सर। कंपनी का मतलब क्या होता है सर? 1 मिनट में बता देंगे। सेक्शन नंबर 2 क्लोज 20 में कंपनी का मतलब है, कंपनी मीन्स अ इंसान, मीन्स अ इंसान, जानवर मीन्स जानवर, कंपनी मीन्स अ कंपनी। बहुत बढ़िया। कंपनी मतलब लो बनाने वाले ने क्या बनाया, देखो अच्छा बनाया। कंपनी मीन्स अ, कंपनी का मतलब क्या होता है? लिटरली यही लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड अंडर, रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2000। और ये सीए नहीं लिखूंगा मैं, तुम फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख दोगे। कंपनीज एक्ट 2013 और एनी, सबको पता है ये चीज, कंपनी का मतलब, ठीक है। फिर दूसरा फॉरेन कंपनी मतलब, सेक्शन नंबर 2 क्लोज 42, फॉरेन कंपनी मींस कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। यहां पे बीसी का मतलब क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। एम आई राइट? एमेजोन वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, मैकडोनल्ड वगैरह। तो फॉरेन की क्या होनी चाहिए? कंपनियां बीसी होनी चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट। जो रजिस्टर्ड कहां होनी चाहिए? आउटसाइड। अच्छा वहां पे रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है। क्या इंडिया में आके फॉरेन कंपनी बन सकती है? फॉरेन कंपनी मतलब फॉरेन की कंपनी या बॉडी कोऑपरेट जिसका रजिस्ट्रेशन कहां पे हुआ है? आउटसाइड इंडिया। और पीओबी कहां पे होना चाहिए? पीओबी बोले तो प्लेस ऑफ बिजनेस, इंडिया बोले तो धरती की पानी, पानी पे हो तो पानी पे व्यापार करने आई है, मछली पकड़ रही है, कसीनो चला रही है। कसीनो तो पानी में चलता है। गोवा गए हो? सारे कसीनो पानी में है। धरती पे कसीनो अलाउड नहीं है, इसलिए वो पानी में है। हाँ, मजाक समझते तुम लोग। तो ये इंडिया का मतलब क्या? धरती पे व्यापार करूं कि पानी में भी करूं चलेगा, दोनों में। हमारा 12 नॉटिकल माइल्स हमारा है, उतने पानी में कर लो तो फॉरेन कंपनी मान लेंगे। आया? तो फॉरेन कंपनी बोले तो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन। सवाल पैदा होता है बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? सेक्शन नंबर 211, 211 में किसकी डेफिनेशन है? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया।
हो गया मेरा काम खत्म, तुम्हारा चालू। किसी किसी डेफिनेशन में दे देता है मींस, किसी किसी डेफिनेशन में देता है इंक्लूड। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? आपके साथ ही क्यों होता है ऐसा? बोलो। किसी किसी डेफिनेशन में मींस, किसी किसी डेफिनेशन में मींस का मतलब वो एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। एक्सक्लूसिव मतलब यही, मतलब यही। कंपनी मतलब जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, पार्टनरशिप में रजिस्टर्ड है उसको कंपनी, एलएलपी एक्ट में जो रजिस्टर्ड है उसको कंपनी, कंपनी मतलब जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। इंक्लूड मतलब इंक्लूसिव नेचर की डेफिनेशन है, इसमें और भी चीजें इंक्लूड। बॉडी कोऑपरेट का मतलब इसके अंदर शामिल है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड। क्या इंडियन कंपनी को भी बॉडी कोऑपरेट बोलेंगे? यस। इन्होंने बोला बॉडी कोऑपरेट का मतलब, बॉडी कोऑपरेट का मतलब क्या है कि इसमें फॉरेन कंपनी भी शामिल है, मतलब इंडियन कंपनी तो है ही सही। एलएलपी को भी बॉडी कोऑपरेट बोलते हैं। कुल मिला के जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है ना, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इज बॉडी कोऑपरेट। समझ में आया? क्लियर है? किसी को डाउट? पक्का? तो हमको मींस की जगह मींस ही लिखना है, इंक्लूड की जगह अपने हिसाब से वर्ड को चेंज, अर्थ का अनर्थ हो जाना है। समझ में आया? बॉडी कोऑपरेट की डेफिनेशन में इंक्लूड है, इसलिए कंपनी भी बॉडी कोऑपरेट है। फॉरेन कंपनी तो है ही सही। बोलो आया? अभी भी कोई डाउट तो है? पूछूं? सर पूछते ही रहो आप तो, क्या है? सुनना मेरे बच्चे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सुन रहे हो ना? बिल्कुल सर। सनी आईएनसी। आईएनसी जैसे अपन इंडिया में लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं, फॉरेन में कुछ और लिखते होंगे। दिस कंपनी इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहां पे हुआ है? और प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है। नहीं है मेरे बच्चों। पहला क्वेश्चन, क्या ये सनी आईएनसी कंपनी है एज पर सेक्शन नंबर 220? क्या 220 सेक्शन नंबर 2 क्लोज 20 डेफिनेशन पढ़ लो, बताओ क्या ये सनी आईएनसी? नहीं। कंपनी मींस अभी पढ़ा ना बेटा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। कंपनी मींस अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2000 और एनी प्रीवियस, प्रीवियस मतलब कंपनी एक्ट 1956 1913। ये तो आउटसाइड इंडिया में रजिस्टर्ड है बेटा। समझ में आया? ये कंपनी, ये कंपनी, कंपनी किसको बोलेंगे? जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, जो, ठीक है। दूसरा, क्या ये फॉरेन कंपनी है एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लोज 42? नहीं। क्योंकि इसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, वहां पे सब में एंड था। कंपनी बीसी होनी चाहिए, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए, मतलब रजिस्टर्ड वगैरह आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। और पीओबी कहां होना चाहिए? इसका पीओबी इंडिया में नहीं है। इसका पीओबी इंडिया में, क्या ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है? हाँ। इसका तो कोई सेक्शन है ही नहीं। क्या ये बीसी है? मतलब बॉडी कोऑपरेट है? क्या ये बीसी है? है। सुनना मेरे बच्चे, दूसरी गलती एग्जाम में होने वाली, यहां पे बॉडी कोऑपरेट इंक्लूड फॉरेन कंपनी मत लिख के आना। फॉरेन कंपनी और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया में फर्क है। यहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, चाहे प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो, चाहे, बोलो आया? पक्का आया? तो ध्यान रखना, यहां पे बॉडी कोऑपरेट में सारी चीजें तुम्हारे सिलेबस की ही पढ़ा रहा हूं।
ये मत सोचना आउट ऑफ सिलेबस जा रहा हूं मैं, एक एक चीज लिखी हुई है बुक में। कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया लिखा हुआ है, फॉरेन कंपनी वर्ड बच्चा गलती से लिख के आ गया बॉडी कोऑपरेट इंक्लूड फॉरेन कंपनी, गलत हो गया। उसके अकॉर्डिंग तो फिर सनी आईएनसी बॉडी कोऑपरेट है ही नहीं, क्योंकि वो फॉरेन कंपनी नहीं है। बॉडी कोऑपरेट की परिभाषा में लिखा हुआ है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, चाहे प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो चाहे किसी तो है। आया पांचवा डाउट, क्या सेक्शन नंबर वन एप्लीकेबिलिटी कंपनी एक्ट किस किस पे लगेगा? क्या सनी आईएनसी पे कंपनी एक्ट एप्लीकेबल है? उनमें 6 पॉइंट में कहा था, कहाँ लिखा हुआ था? वहां बैंकिंग कंपनी था मेरे बच्चे, ये देख कहाँ था। कंपनी एक्ट किसके ऊपर लगता है? कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेचुरी, सेंट्रल गवर्नमेंट। बॉडी कोऑपरेट नहीं है यहाँ पे, बैंकिंग कंपनी है। सारे बीसी एक जैसे थोड़ा होते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। चलो आया, समझ में आया? तो ये हमारा कंपनी एक्ट हो गया, और हमने ये कंपनी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी पढ़ ली। बोलो आया? ठीक है, सुनना एक बार बुक में से देख लेते हैं। कंपनी एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल है? जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, यहाँ स्पेशल एक्ट में जो बनी हुई है स्टेचुरी हो गई, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसके बारे में नोटिफाइड कर रखा है। लेकिन सुनना सुनना मेरे बच्चे, यहाँ पे एक ये वर्ड लिखा हुआ है, देखो दिखा, ये अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। इंश्योरेंस कंपनी, आपको पता है हमारे देश में इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक और एक्ट बना हुआ है, इंश्योरेंस एक्ट 1938, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA एक्ट 1999, बैंकिंग कंपनी के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी है मेरे बच्चे 2003। जैसे बैंकिंग के ऊपर कंपनी एक्ट एप्लीकेबल है, लेकिन उनके लिए तो एक अलग से एक्ट भी बना हुआ है। कौन सा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। कंपनी एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो है बैलेंस शीट का। कंपनी एक्ट ने शेड्यूल नंबर 3 की बैलेंस शीट दे रखी है जो तुम लोग बनाते हो, बैंकिंग कंपनी वैसे नहीं बनाती है, उनकी बैलेंस शीट के फॉर्मेट अलग होते हैं, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने बता रखे अलग से। तो कंपनी एक्ट और इनके पर्सनल एक्ट दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होता है बैलेंस शीट का, तो इनका स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा। तो ये लिखा हुआ है कंपनी एक्ट इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर वो इनकंसिस्टेंस होता है, वही कॉन्ट्राडिक्शन, तो इनका पर्सनल लॉ एप्लीकेबल है उस प्रोविजन के ऊपर। जैसे बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट इनको कंपनी एक्ट वाली नहीं, इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस एक्ट वाली, बैंकिंग को बैंकिंग रेगुलेशन वाली, और इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी। तो तीनों में सेम बात लिखी हुई है।
कि इनका पर्सनल लॉ प्रिवेल करेगा कहीं अगर ये कंपनी एक्ट से कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए। मतलब कंपनी लॉ इनके लिए हो गया जनरल लॉ और इनका पर्सनल हो गया स्पेशल, और स्पेशल ऑलवेज प्रिवेल ऑन जनरल। बोलो आया। नेक्स्ट, कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है मैं आप लोगों को बता चुका। कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस। ठीक है, कंपनी के फीचर्स क्या क्या फीचर्स होते हैं। पहला फीचर होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या होता है मतलब इसका कि कंपनी अलग, कंपनी के मेंबर अलग। कंपनी के काम के लिए मेंबर लायबल नहीं होगा और मेंबर के काम के लिए कंपनी लायबल। तो कंपनी के फीचर्स कौन कौन से हैं। पहला, सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसको हम कॉर्पोरेट व्हील भी बोलते हैं। CV लिख रखा है मैंने, जिसका मतलब क्या है कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या होता है सुनना। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, व्हील मतलब पर्दा। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, व्हील का मतलब क्या होता है पर्दा। सुनना, मैंने क्या बताया, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग, कंपनी के मेंबर अलग। कंपनी अलग, कंपनी के मेंबर अलग। कंपनी के काम के लिए कंपनी लायबल, मेंबर के काम के लिए मेंबर। कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की होगी, मेंबर की। जस्ट बिकॉज ऑफ उनके बीच में पर्दा है, उस पर्दे के कारण कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर अलग। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का दूसरा नाम क्या होता है, कॉर्पोरेट व्हील। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ कॉर्पोरेट व्हील। मैं पर्दा उठा नहीं रहा, मैं पर्दे को स्थिर रख रहा हूं। पर्दा नहीं उठाना कभी भी जीवन में, ठीक है। तो मैं पर्दे को स्थिर रख रहा हूं बेटा। तो उस पर्दे के कारण कंपनी अलग, कंपनी के मेंबर अलग। समझ में आया। सेपरेट लीगल एंटिटी का दूसरा नाम क्या है, कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है, लिफ्टिंग मत लिखना आगे, सिर्फ कॉर्पोरेट व्हील आया। और ये कॉर्पोरेट व्हील या सेपरेट लीगल एंटिटी की जो कंसेप्ट है, ये कौन से केस में बताई गई थी मेरे बच्चे, सेल्मन वर्सेस, ठीक है। और एक और केस था ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। क्या केस था, शॉर्ट में बता रहा हूं। ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग का केस क्या था। ली ने एक कंपनी बनाई, ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी का काम क्या था, एयर फार्मिंग करना, एरोप्लेन से क्या पानी का छिड़काव वगैरह करना खेत के ऊपर, ये इनका काम था। तो ली ने, इस कंपनी का प्रमोटर कौन था, ली। डायरेक्टर कौन, प्रमोटर, शेयर होल्डर कौन, चेयरमैन कौन, सब कुछ कौन, ठीक है। अब ली ने अपने आप को एम्प्लॉय भी अपॉइंट कर लिया, चीफ पायलट, कि एरोप्लेन भी मैं ही चलाऊंगा, एम्प्लॉय भी मैं। और भी थे लेकिन चीफ पायलट अपने आप को अपॉइंट कर दिया। बेचारा सुबह जाता, छिड़काव करके वापस आया था, फिर अपने घर चल जाता। इकलौती बीवी भी थी। लेकिन एक दिन गया एरोप्लेन में काम करने गया, लेकिन लौट के क्रैश एरोप्लेन, ठीक है। अब इसकी जो महिला थी विधवा, उसने केस कर दिया। हालांकि इसके मरने के बाद शेयर्स उसी को मिले सारे, वगैरह वगैरह, प्रॉपर्टी भी उसी को मिली। उसने कंपनी के ऊपर केस कर दिया। क्या केस कर दिया कि मेरा मर्द काम करते समय मरा है, तो कंपनसेशन तो बनता है। क्योंकि एम्प्लॉय अगर काम करने के दौरान मरता है तो उस कंपनी की जिम्मेदारी है कि उसके घर वालों को रोटी कपड़ा वगैरह के लिए पैसे कंपनसेशन दे दिए जाएं। तो अपोजिशन पार्टी ने बोला कंपनी का मालिक करता धरता सब ली था, मालिकों को कहां से कंपनसेशन। लेकिन कोर्ट ने बोला भाई जब वो काम कर रहा था तब तो एम्प्लॉय था, चीफ पायलट, तो मिलना तो बनता है, ठीक है। ऐसे ही एक और केस था मेरे बच्चे। क्या केस था, कोई बता पाएगा। एक बंदा था, उसने जूते की दुकान खोली। क्या पहले जूते की दुकान थी, फिर उसको किस में कन्वर्ट किया, कंपनी में। फिर कंपनी ने उसके बिजनेस को खरीद लिया और उसको पेमेंट किया। कितना पेमेंट किया था, 38,782 पौंड, 38,782 पौंड। इतने रुपए में सोलोमन कंपनी ने सोलोमन से उसके बिजनेस को खरीदा था। और पेमेंट कैसे किया मेरे बच्चे, 20,000 पौंड के तो इक्विटी शेयर्स दिए, 10,000 पौंड के उसको डिबेंचर दिए, बाकी 8,782 पौंड का कैश पेमेंट हुआ था।
समझ में आया? तो यानी कि यहीं से सोलोमन उस कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर बन गया, देखो इक्विटी शेयर्स मिले, डिबेंचर होल्डर भी बन गया। फिर कंपनी का वाइंड अप हुआ, वाइंडिंग अप होने के बाद सबसे पहले पेमेंट किसको किया गया? डिबेंचर वालों को, अनसिक्योर्ड वालों को पेमेंट। अनसिक्योर्ड वालों ने केस कर दिया कि भैया पेमेंट तुम मालिकों को कर रहे हो, सोलोमन को, ये पेमेंट हमको करो। तो कोर्ट ने बोला कंपनी का कोई मालिक, कंपनी लॉ में सीक्वेंस है कि पहले सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर को पेमेंट होगा, फिर अनसिक्योर्ड, पहले सिक्योर्ड को पेमेंट होता है यार, फिर किसको होता है? अनसिक्योर्ड, कि भैया तुम्हारे लिए बाद में हिस्सा बचेगा, बचेगा तो देंगे, नहीं तो इसलिए वहां पे बोला गया कंपनी का कोई मालिक नहीं होता, कंपनी खुद की मालिक खुद होती है। बोलो आया? सेपरेट लीगल एंटिटी। तो दो केस लॉ के नाम याद करने हैं आप लोगों को, ऐसे केस लॉ की डिटेल एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो बस को सेपरेट लीगल एंटिटी में दो में से कोई सा भी एक केस याद कर लो, सोलोमन याद हो जाए ठीक, नहीं वो तो याद ही करना है, ली याद हो जाए तो दूसरा हो जाएगा, इंप्रेशन डलेगा कि हाँ बच्चे को दो दो केस याद है। सही केस था वैसे तो, समझ में आया? फिर उसके बाद दूसरा फीचर क्या होता है कंपनी का? लिमिटेड लाइबिलिटी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कंपनी में मेंबर की लाइबिलिटी क्या होती है मेरे बच्चे? लिमिटेड। और लिमिटेड दो तरह की होती है, कौन कौन सी? लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो शेयर होल्डर कितने रुपए के लिए लायबल होता है मेरे बच्चे? अनपेड अमाउंट के लिए। और कंपनी अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो कितने रुपए के लिए लायबल होगा? गारंटी। और ये गारंटी अमाउंट कहां लिखा हुआ होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए के पास 1000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक, 6 रुपीज पेड अप, कितना अनपेड है? 4 रुपए। तो लिमिटेड बाय शेयर्स में मेंबर कितने रुपए के लिए लायबल होगा? 4, एक शेयर के ऊपर। 1000 शेयर है तो इसकी लाइबिलिटी कितनी हो गई? 4000 रुपए। बोलो आया समझ? अगर शेयर फुल्ली पेड अप होता तो, समझ में आया? इसकी लाइबिलिटी 0, अनपेड होगा तो ही क्या होगा? लायबल। लेकिन गारंटी वाली कंपनी में क्या होता है? जब हम कंपनी बनाते हैं तो मेंबर लिखित में लिख के देता है कि जब कंपनी बंद होगी मैं इतने रुपए क्या करूंगा? कंट्रीब्यूट। और वो अमाउंट किस में लिखा जाता है? एमओए में। और जब कंपनी का वाइंड अप होगा तब उतने रुपए वो क्या करेगा? कंट्रीब्यूट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है लिमिटेड बाय शेयर्स में, जैसे लिमिटेड बाय गारंटी में उसकी लाइबिलिटी कब होगी? एट द टाइम ऑफ वाइंड अप। लेकिन लिमिटेड बाय शेयर्स में उसकी लाइबिलिटी क्या एट द टाइम ऑफ वाइंड अप होगी कि पहले भी आ सकती है? पहले भी। कंपनी कॉल्स का पैसा तो कभी भी मांग सकती है ना, तो ध्यान रखना लिमिटेड बाय शेयर्स में उसकी लाइबिलिटी बिफोर द वाइंड अप और एट द टाइम ऑफ वाइंड अप, बट गारंटी वाली में कब होगी? एट द टाइम ऑफ वाइंड अप ओनली। ठीक है। तीसरा, परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर में कम, मेंबर में, बट कंपनी कैन गो फॉर, किसी के आने या जाने पे कंपनी पे फर्क, कंपनी कंटिन्यू काम। ठीक है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सन की तरह काम कर सकती है, तो क्या साइन कर सकती है? क्या नहीं। इसलिए कंपनी के पास क्या होती है? कॉमन सील। ध्यान रखना, कॉमन सील वो रबर स्टैंप नहीं है कि जिसको इंक में लगाया ऐसे ऐसे करके लगाते हैं ना, वो नहीं है, ये अलग ही बनती है। समझ में आया? उभरेपन में उसका नाम आ जाता है पेपर के ऊपर। तो कॉमन सील, लेकिन ये रिस्की बन चुकी थी, जिसके हाथ में आई उसने लगा ली डॉक्यूमेंट, उसका तो रिस्कीपन बन गया था। इसलिए 2015 29 मई 2015 को इसको डिसकंटिन्यू करते हुए ऑप्शनल कर दिया। पहले ये कंपलसरी थी कॉमन सील, 2015 से पहले। 2015 में अमेंडमेंट आया और गवर्नमेंट ने बोला कॉमन सील रखना कंपलसरी नहीं है, कॉमन सील है तो लगा लो, नहीं तो 2 डायरेक्टर से डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लोगे तो वो भी माना जाएगा कि कंपनी ने ही साइन करी है। बोलो आया? तो ये कंपनी के क्या हो गए? फीचर्स। बताओ अभी तक क्या क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने एक तो सेक्शन नंबर 1 पढ़ा। सेक्शन नंबर 1 में क्या था मेरे बच्चे? एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन नंबर 2 में क्या था? डेफिनेशन। डेफिनेशन में कंपनी, ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक, फॉरेन और बॉडी कोऑपरेट हम लोग पढ़ चुके। फिर हमने पढ़ा कंपनी कितने तरह की बना सकते हैं? 3, ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक, तीनों में डिफरेंशिएट कर लिया। फिर हम फीचर्स पे आ गए।
फीचर्स में हमने सबसे पहला क्या पढ़ा, सेपरेट लीगल एंटिटी सोलोमन, और हमने कौन सा देखा, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, लिमिटेड लाइबिलिटी। फिर हमने देखा कॉमन सील, और फिर हमने परपेचुअल सक्सेशन। एक बार चेक कर लेते हैं बुक में भी यही है क्या। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कंपनी अपने मेंबर से बिल्कुल क्या होती है, अलग होती है, ठीक है, ये रहा। इसका एग्जिस्टेंस अपने मेंबर से बिल्कुल अलग है। कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बैंक अकाउंट खुलवा सकती है, लोन भी ले सकती है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। इतना अंडरलाइन कर लेना, ये हमको याद करना है, ठीक है। फिर उसके बाद सीधा हम लोगों को क्या पढ़ना है, ये वाला केस। ये वाला केस एग्जाम में आ चुका है एक बार बेटा। ना सोलोमन ना ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग की इतनी इंपॉर्टेंट जितनी इसकी इंपॉर्टेंट है। मकाउड़ा, मकोड़ा, मकोड़ा, भोपाल से तो कोई नहीं है ना, तो अच्छा फिर ठीक है। नहीं नहीं, बॉयस में पूछ रहा, नहीं ना, वहां पे कुछ और बोलते हैं। तो सुना, अरे तो हम इसको माकोड़ा केस बोलते हैं, ठीक है, जल्दी याद हो जाएगा, है ना, माकोड़ा, ठीक है। तो अरे बस पढ़ना है अपन को, खत्म करना है बेटा चैप्टर, ठीक है, माकोड़े को नहीं। अरे मकोड़ा, मकोड़ा होता है ना जीव जंतु, तो ठीक है। तो उसका केस है मेरे बच्चे, क्या इस बहाने क्या थोड़ा सा याद हो जाएगा, ठीक है ना, केस लो का नाम तो याद ही हो जाएगा, ठीक है। आगे हम मकोड़ा केस लिख के आएंगे, नहीं याद आगे का। नॉर्थन एश्योरेंस कंपनी, वैसे इंश्योरेंस का केस है इसलिए एश्योरेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या केस था, ये जो था ना एम, ठीक है, इसने कंपनी की लकड़ियों को, इसको कंपनी की का इंश्योरेंस करवाया अपने नाम से। हाँ, लकड़ियों की, टिम्बर, टिम्बर, वो टिम्बर में क्या फील नहीं आता बोलने का, ठीक है। तो मकाउड़ा, मकोड़ा, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, एम ने, जिसके पास कंपनी के ऑलमोस्ट सारे शेयर हैं सिवाय एक के, या कम से कम 2 मेंबर तो रखने पड़ेंगे ना, सिवाय एक, ठीक है। तो सारे शेयर्स थे, इसने कंपनी की लकड़ियों का इंश्योरेंस अपने नाम से करवाया, सारी लकड़ियों का इंश्योरेंस अपने नाम से करवाया। कौन सा इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, कि आग लग गई तो इंश्योरेंस दे देना पैसा। सही में आग लग गई और एम पहुंच गया इंश्योरेंस कंपनी के पास, ला भाई पैसे दे, मतलब वो आग लग गई ना, पैसे दे। इसको बोला इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया, नहीं देंगे। इसने बोला क्यों, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी अपने नाम से बिजनेस कर सकती है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है। जली किसकी, मतलब लकड़ियां, अरे लकड़ी जली किसकी, कंपनी की। तो लकड़ी जली किसकी, कंपनी की, तो इंश्योरेंस भी किसका होना चाहिए, पैसा भी किसको मिलेगा, एम। इंश्योरेंस तूने कराया, तेरी कौन सी जली लकड़ी जो देखो इंश्योरेंस का पैसा दे, तो इसको कोई पैसा, क्योंकि लकड़ियां किसकी जली है मेरे बच्चे, अगर उसने करवाया होता अपने नाम से, गलती से इसने क्या अपने नाम से करवा दी, ठीक है। अब किसी को कुछ भी जल गई, समझ में आया, याद हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। इसलिए जब भी इंश्योरेंस करवाओ, जिसकी जलेगी उसको ही, मतलब लकड़ी, उसको ही पैसा मिलेगा। आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन, चाहे कोई नया मेंबर आए या चला जाए, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे फर्क, कंपनी हमेशा काम करती रहेगी। ये वाला केस भी एग्जाम में आ चुका है। 7 के 7 मेंबर थे, एक साथ ही मर गए, एक साथ कार में थे, एरोप्लेन में थे, मार डालो, कार को उड़ा डालो, एयरक्राफ्ट को बम से उड़ा दो, सारे मर गए, क्या कंपनी बंद हो जाएगी क्या, उनके नॉमिनी चलाएंगे, लीगल हायर चलाएंगे, इन्वेस्टमेंट के
इन्वेस्टमेंट का कोई मालिक मर जाता है तो उसके नॉमिनी के पास पहुंच जाता है ना वो चीजें, तो इसलिए परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर में कम मेंबर में गो, कोई दिक्कत नहीं है, लीगल हायर खाएगा बैठ के, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी के मेंबर की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। लिमिटेड कितने तरह की होती है, दो, लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय, ठीक है। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। सुनना, एग्जाम में अगर तुम्हारे फिलिंग द ब्लैंक्स आते तो अच्छा उलझाता। कैसे उलझाता, वो बोलता लिमिटेड बाय शेयर्स में मेंबर कितने रुपए के लिए लायबल है, सुन लेना, गलती होती है अक्सर, कितने रुपए के लिए लायबल होगा, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, अकाउंट में सबने पढ़ रखा है, नॉमिनल मतलब फेस वैल्यू। बेटा एक शेयर होल्डर फेस वैल्यू के लायबल होता है, सीधा अनपेड मत बोलना। क्यों, तुमने मुझसे 10 रुपए का शेयर लिया तो तुम्हारी लाइबिलिटी कितनी है, 10 रुपए। फिर आगे बोलते हैं उसमें से अगर तुमने कुछ पे कर दिया तो तुम्हारी लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी, अनपेड। वो सेकंड नंबर लाइन में आता है। फर्स्ट लाइन में हमेशा लिखा करो वो कितने के लिए लायबल होगा, फेस वैल्यू। ये कीवर्ड है, ध्यान रखना। पहले डायरेक्टली अनपेड नहीं लिखा जाता कभी भी, पहले लिखते हैं फेस वैल्यू, क्योंकि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तो 10 रुपए के हिसाब से हुआ है। तुम तो वैसे भी ऑन द स्पॉट एप्लीकेशन का पेमेंट करोगे, अलॉटमेंट का फ्यूचर में करोगे, फर्स्ट कॉल का उसके आगे करोगे, फिर अनपेड देखी जाती है कितनी लाइबिलिटी हुई तुम्हारी। बोलो आया, इसलिए इनिशियली लिखते हैं फेस वैल्यू, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, अनपेड, ठीक है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो वो कितने रुपए के लिए लायबल होगा, गारंटी। और ये गारंटी अमाउंट कहां लिखा हुआ होता है, MOA। और अनलिमिटेड कंपनी होगी तो उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन नॉर्मल है, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी खुद के नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, लोन ले सकती है, लाइबिलिटी वगैरह वगैरह सेम लिखा हुआ है, वही सेपरेट लीगल एंटिटी। कॉमन सील, मुझे बताओ, कॉमन सील यानी कि कंपनी की ऑफिशियल सिग्नेचर जो हर डॉक्यूमेंट पे लगाई जाती है, लेकिन 2015 में अमेंडमेंट आया, मैंने बताया कि अब ये कॉमन सील की जरूरत, ये ऑप्शनल बन चुका है, पहले कंपलसरी था, अब क्या हो चुका है, ऑप्शनल है। तो अच्छा, नहीं तो बहुत अच्छा। अगर नहीं है तो कंपनी के बिहाफ पे कौन साइन करेगा, और एक डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो। डन, कंपनी के फीचर कंप्लीट। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, सबसे पहले हम लोगों ने सेक्शन नंबर 1 पढ़ लिया, राइट। मन में देख लो क्या है, एप्लीकेबिलिटी, उसमें BC का मतलब बैंकिंग कंपनी था ना। सेक्शन नंबर 2 में क्या था, डेफिनेशन। डेफिनेशन में सबसे पहले डेफिनेशन 211 BC, यहाँ पे BC का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट था। 220 में किसकी डेफिनेशन पढ़ी, कंपनी। 242 में किसकी डेफिनेशन पढ़ी, फॉरेन कंपनी। फिर 62 में किसकी डेफिनेशन पढ़ी, OPC। 68 में किसकी डेफिनेशन पढ़ी, प्राइवेट कंपनी। 71 में किसकी डेफिनेशन पढ़ी, पब्लिक कंपनी। अल्फाबेट के हिसाब से जमा हुआ है सब, देखो B पहले आ गया, C आया, फिर F, PP वाले साथ में है, देखा अल्फाबेट जमी हुई सारी डेफिनेशन कंपनी लॉ में। बोलो आया। फिर हमने क्या पढ़े, फीचर्स पढ़े। कौन कौन से फीचर, 4 याद कर लो, बहुत है। सेपरेट लीगलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, और क्या था, कॉमन सील। चलो बात ही खत्म। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये भी मान ली हमने बात। चलो अब अगला टॉपिक क्या है, कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी। क्या पढ़ा हूं, कॉर्पोरेट व्हील मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी। बोलोगे तो कौन सा केस, नहीं पढ़ना। सोलोमन के केस में क्या हुआ था, ये रहा। पता, सोलोमन की कंपनी पब्लिक कंपनी थी, 7 मेंबर चाहिए थे, मिनिमम 7 मेंबर ना पब्लिक कंपनी में। 7 मेंबर इकट्ठे करने में इसको पसीने आ गए थे। पता है 7 मेंबर कौन थे, एक वो, एक उसकी वाइफ, 5 उसके बच्चे। हाँ तो क्या बच्चे नहीं होते 5, हंस रहा है उसमें, है तो है। अरे भाई धीरे से बोलोगे तो भी सुन लेता हूं मैं, शुक्र मना किसी ने ज्यादा नहीं सुना। हाँ तो समझ में आया ना, इतना याद करना कि 5 घर के बच्चे और एक बीवी और एक वो खुद,
5 घर के जो बच्चे थे उसमें भी लड़का भी था और इसकी 4 लड़के थे और एक, सब 18 प्लस। आया नहीं? फिर बोलो माइनर है सर, क्या करें, इंडियन क्वांटिटेट पढ़ा है हमने, तुम गिनवाने लग जाओगे मैं डर जाऊंगा। तो सुनो, अब अगला टॉपिक। मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया सर, हमको मजा आ रहा है, आने दो बेटा मजा। शौर्य बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी, देखो मेरे बच्चे, चलो हो गया। अब पर्दा उठाते हैं, मतलब लिफ्टिंग, अरे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। मैं क्यों? तो सुनो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, पर्दा उठाते हैं आप। लिफ्टिंग मतलब उठाना, कॉर्पोरेट व्हील मतलब कंपनी नाम का पर्दा। अच्छा, पर्दा ना आप उठा सकते ना मैं उठा सकता, सही काम नहीं है। जिसको जिसको करना है वो करे। और वो हमारे देश में कौन है पर्दा उठाने वाला? कोर्ट। पर्दाफाश, तुम लोग क्या सोच रहे हो? पर्दाफाश हिंदी में बोलते हैं ना, पर्दाफाश करना। तो पर्दाफाश तो कोर्ट करेगा क्या? आपको मैं तनख्वाह मिल रही है क्या हमको? तो हम क्यों करेंगे? ठीक है, तो पर्दा वही उठाए जिसका काम है। ठीक है, तो सुनो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, पर्दा उठाने का काम कोर्ट का है। और कोर्ट कब उठाएगा? जब कांड होगा, यानी कि केसेस। तो यहां पे केसेस पढ़ने हैं अपन को। क्या पढ़ने हैं यहां पे? तो हमारे केसेस हुए थे बहुत सारे जिनमें कोर्ट ने पर्दा उठाया था। तो बस हमको केसेस याद करने हैं, इसका कोई सेक्शन नहीं है। समझ में आया? कंपनी लॉ में इसका कोई सेक्शन नहीं है। तो कुछ कुछ कांड हुए थे, बस वो कांड पढ़ने हैं और उससे उसमें पर्दा उठे थे। ठीक है, कौन सा है पहला केस? पहला केस कब कब पर्दा उठा? उठाया किसने? कोर्ट ने। ना आपने ना मेरे, किसने? कोर्ट ने। जब ये डिसाइड करना हो कि सामने वाला हमारा दोस्त है कि दुश्मन, पर्दा उठा। अरे कंपनी, वो कंपनी हमारी दोस्त है कि दुश्मन है? मतलब आतंकवादी की कंपनी तो नहीं है। हाँ, तो अगर ये डिसाइड करना हो ये कंपनी हमारी दोस्त है, मतलब हमारे देश के हित में है, कि आतंकवादी की है, तो इसके लिए क्या उठाना पड़ेगा? पर्दा। कौन उठाएगा? कोर्ट। इसका केस कौन सा है? कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। अभी केस में क्या हुआ था सुन। एक जर्मन की कंपनी थी, एक इंग्लैंड की कंपनी है। जैसे इंडिया पाकिस्तान है ना, वैसे एक जर्मन की कंपनी और एक कहाँ की कंपनी? इंग्लैंड की। जर्मन की कंपनी ने, सुनना, जर्मन की कंपनी ने इंग्लैंड में अपनी एक कंपनी खोल दी। अपनी एक क्या खोल दी मेरे बच्चे? कंपनी। और वो कंपनी का जो एमडी और चेयरमैन था वो जर्मन का एक बंदा था। जब वर्ल्ड वॉर हुआ, विश्व युद्ध, है ना, वो नहीं, हाँ नॉर्मल जो गली कूचे में होता है वो नहीं, विश्व युद्ध हुआ था ना। जर्मनी अलग ग्रुप में था और इंग्लैंड अलग ग्रुप में था, दोनों अलग अलग, 9th क्लास में आता था ये। तो दोनों अलग अलग ग्रुप में थे। तो इंग्लैंड के लिए जर्मन क्या बन चुका था? एनिमी कंट्री, दुश्मन। समझ में आया? और इंग्लैंड में जो कंपनी बनी हुई थी, इंग्लैंड की सरकार ने बोला कि भाई चल निकल, तुम लोग आतंकवादी हो, शत्रु देश से हो। उसने बोला सर सेपरेट लीगल एंटिटी, चाहे हमको जर्मन की कंपनी ने बनाया, लेकिन रहते तो तुम्हारे यहीं ही हैं, खाना पीना तुम्हारे यहीं पर है, कमाते भी यहीं से हैं, और हमका उसके साथ कोई अस्तित्व। सेपरेट लीगल, क्या होता था कि सेपरेट लीगल एंटिटी के मजे ले लिए गए थे पूरे। मतलब कांड करो और बोलो सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी ने किया है।
तो इन्होंने बोला सेपरेट लीगल एंटिटी, हमारे शेयर होल्डर से कोई संबंध, अरे जर्मन की कंपनी ने शेयर्स ले रखे थे ना इसके, ठीक है, तभी तो कंट्रोल होगा, ठीक है, तो हमारा उसके साथ कोई अस्तित्व, तो हमको ना भगाओ। कोर्ट ने पर्दा उठाया, पर्दे के पीछे कौन दिखा? जर्मन। तो भैया दोनों को एक ही मान लिया। तो ध्यान रखना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील में सोलोमन का केस नहीं लगेगा। अगर पर्दाफाश हो गया तो सोलोमन केस नहीं लगेगा, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट, और नहीं लगेगा मतलब पार्टनरशिप, दोनों एक ही है। पार्टनरशिप और पार्टनर, पार्टनरशिप ही पार्टनर, पार्टनर ही गंगाधरी शक्तिमान है, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप में होता है, पार्टनरशिप ही पार्टनर, पार्टनर ही तभी, तो इसमें भी सेम मान लेंगे भाई, गंगाधरी शक्तिमान हो जाएगा, मतलब शेयर होल्डर ही कंपनी, कंपनी ही। तो भैया अब सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट एप्लीकेबल, चलो निकलो आप, तुम तो अब शत्रु हो गए, बोलो आया। तो कॉन्टिनेंटल टायर, तो इसमें कंपनी कोर्ट चेक करता है कि तुम एनिमी कंट्री से तो नहीं हो, बस आया। एग्जाम में हमको ये नहीं लिखना, हमको केस लो का नाम याद करना है, हमको एक सिचुएशन बना के देगा, आंसर लिखना सिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो वो एक सिचुएशन बना के देगा, सिचुएशन में बोलेगा रिलेवेंट केस स्टडीज की बेसिस पे आंसर दो, तो हम बोलेंगे कि तुम्हारा पर्दाफाश होगा और तुम्हें जाना भी पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर सेपरेट लीगल एंटिटी की कंसेप्ट एप्लीकेबल और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का केस है, दैट्स इट। और कॉन्टिनेंटल टायर केस याद करना है, डन मेरे बच्चे, ठीक है। फिर उसके बाद, अच्छा इसको लिखने में दिक्कत आए तो बता देना, कल मैं लिख के ले आऊंगा तो तुम लोग फोटो खींच के अपने कॉपी में लिख भी सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। कभी भी कोई भी टॉपिक तुम्हें टफ लगे, क्योंकि देखो क्लास में लिखवाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, तो आप मुझे बिल्कुल बिंदास बता सकते हैं, मैं आप लोग के लिए वो लिख के भी ले आऊंगा सिंपल शब्दों में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो वो बता देना मेरे को, क्योंकि यहाँ पे अपन लिखेंगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, कल दिखा भी दूंगा क्लास के अंदर, तुम लोग कोई टॉपिक बोलोगे तो क्लास के बाद बोल देना मुझे, है ना। टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस, टैक्स को बचाने के लिए, तो हमारे एग्जाम में बोल सकता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कब कब होगा, तो हमको केसेस याद करने, पहला केस क्या याद करेंगे, जब ये पता करना हो कि वो एनिमी है कि फ्रेंड है, दूसरा टैक्स की चोरी से बचने के लिए। अब इसमें केस क्या था, दिनशो का केस है, इसका केस है मेरे बच्चे, दिनशो। दिनशो बहुत अच्छा बंदा, बहुत पैसा कमाता, मान लो इसने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, शेयर्स और डिबेंचर ले रखे हैं, बदले में इसको क्या मिलता होगा, इंटरेस्ट, और मान लो 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट डिविडेंड मिलता है, एग्जाम्पल, कितने लाख रुपए का, जब का ये केस है तब 2 लाख रुपए एग्जम्प्ट होते थे, उस पे कोई टैक्स, उस पे टैक्स नहीं लगता था, कितने पे, 2 लाख रुपए, यानी कि इसको 8 लाख के ऊपर क्या देना पड़ेगा मेरे बच्चे, 8 लाख के ऊपर क्या देना पड़ेगा मेरे बच्चे, टैक्स देना पड़ेगा मेरे बच्चे, सही है कि नहीं है। अब दिनशो ने क्या करा मेरे बच्चे, इसने 4 कंपनियां बना दी, ए प्राइवेट लिमिटेड, बी प्राइवेट लिमिटेड, सी प्राइवेट लिमिटेड और डी प्राइवेट लिमिटेड, 4 कंपनियां बना दी। कितनी कंपनियां बना दी, 4 प्राइवेट कंपनियां बना दी मेरे बच्चे, और इन चारों प्राइवेट कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट कर दिए, यानी कि इसने अपने इन्वेस्टमेंट के 5 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा अपने पास और 4 टुकड़े इधर, ताकि इनकम भी 5 पार्ट में कितनी इनकम कमा रहा था, 10 लाख, कितनी इनकम कमा रहा था, 10 लाख, तो 10 लाख के भी कितने टुकड़े हो जाएंगे, अब 2-2 लाख रुपए सब कौन कमाएगा, 2 लाख रुपए वो खुद कमाएगा, 2 लाख रुपए ये 4 प्राइवेट कंपनी बनाएगी, कमाएंगी, और 2 लाख तक का तो टैक्स एग्जम्प्ट है, वो पूरा 10 लाख का चूना, गवर्नमेंट को कोई टैक्स, हर एक के लिए सोच के देखो, 2-2 लाख तक क्या हो गया, एग्जाम, और टैक्स में प्योर चोरी, गवर्नमेंट के पास 1 रुपया भी। गलती क्या हुई, दिनशो ने ये 4 प्राइवेट कंपनियां तो बनाई, इनका कोई एक्टिविटी नहीं करनी थी, सिर्फ यही काम दिखाया, इनकम टैक्स वाले ने केस करा कोर्ट में, कोर्ट वालों ने इन चारों प्राइवेट कंपनी का पर्दा उठाया, पीछे कौन दिखा,
और पर्दा उठ जाने के बाद सेपरेट लीगल एंटिटी एप्लीकेबल, दिनशो ही कंपनी ही। तो इन चारों कंपनियों ने जो कमाया वो किसकी इनकम मानी जाएगी? दिनशो की। 10 लाख की इनकम मानी गई, 2 लाख तक एग्जाम, 8 लाख पे टैक्स विद पेनल्टी। समझ में आया? मेन कंसेप्ट इज व्हाट, कि अगर पर्दाफाश हो गया तो उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी की कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगी। बोलो आया मेरे बच्चे समझ? ये हो गया दिनशो का केस। इसमें एक वो भी था, अगर आपको दिनशो का नाम याद ना हो तो एक केस और लिख सकते हो, वोडाफोन। नाम सुना है वोडाफोन? किसी को पता हो, पुराने जमाने का केस है, 2011 का केस है। वोडाफोन ने हच कंपनी को, हच इंडिया की है, वोडाफोन बाहर की है। वोडाफोन एक्चुअल में बाहर की है, इंडिया में हच कंपनी थी, उसको टेक ओवर किया था उसने। इस तरह से वोडाफोन का एग्जिस्टेंस आया था अपने इंडिया में। तो उसने भी टैक्स में चोरी करी है, तो उसका भी केस है। ठीक है, दिन शो याद करना, अपनी बुक में वही है, तो एक वो भी केस है। डन मेरे बच्चे? नेक्स्ट केस कौन सा है मेरे बच्चे? टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। अगर किसी कंपनी ने लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड किया है, लीगल ऑब्लिगेशन मतलब जो लॉ के बेसिस पे देना कंपलसरी है, जैसे अपने एम्प्लॉइज को ग्रेचुइटी, अपने एम्प्लॉइज को बोनस। तो ये केस है मेरे बच्चे भावनगर का। कौन से नगर का? एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर। ठीक है, क्या केस था सुनना। पहले एक काम करो, इसको मन में रीड कर लो, इस केस को मन में रीड करो। होगा होगा, कंफर्म होगा। बिल्कुल सही बोले राघव, सही बात है यार बेटा। पढ़ लिया? नॉर्मल है क्या? सुनना, एक ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ए लिमिट, हमेशा ध्यान रखना, आपकी जो भी बुक हो, बुक के साइड में लिख लिया करो इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। उसका बेनिफिट बता रहा हूँ। जब भी आप घर में पढ़ोगे ना, तो हमको लाइन टू लाइन पढ़ने में समय लगता है। अगर आपने उस पैराग्राफ के साइड में कुछ लिख रखा है कि ये पैराग्राफ क्या बोलना चाह रहा है, इजीली रिकॉल हो जाता है हर एक चीज। तो क्लास के अंदर तो एक ये बिल्कुल डेफिनेटली ये किया करो, पैराग्राफ के साइड में लिख दिया करो कि ये पैराग्राफ बोलना क्या चाहता है, ये केस बोलना क्या चाहता है। अदरवाइज घर पे जाके पढ़ोगे ना, एक पेज पढ़ने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो अगर आपने क्लास में लिख लिया है ना, तो 5 मिनट के अंदर घर पे रिकॉल कर सकते हो बेटा। तो इसे टाइम सेविंग करो, इजीली पास हो जाते हैं अपन। लो में पास होना बहुत आसान है, बस एक टाइम मैनेजमेंट सीखना है और एक रिटेन करना सीखना है, बस। टाइम मैनेजमेंट कैसे 3 घंटे में पूरा पेपर करना है, पूरा पेपर करने के बाद तो डेफिनेटली पास है। और दूसरा, हम लोग को रिटेन, क्योंकि वो 3 घंटे में बूथ लग जाते हैं, सब भूल जाते हैं। तो उसकी भी टेक्निक होती है, अपन सीखेंगे कि वो कैसे रिटेन किया जाता है। तो सुनो, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया, तो बी लिमिटेड इसको क्या देती होगी? डिविडेंड। मतलब उस कंपनी के शेयर्स लिए, उस कंपनी के क्या लिए? शेयर्स। तो बी लिमिटेड उसको क्या पे करती होगी? डिविडेंड। और डिविडेंड इसके प्रॉफिट में क्या हो जाता होगा? शामिल। एक एग्जांपल लेते हैं, ये अगर 1 करोड़ रुपए कमाती है और 15 लाख रुपए का डिविडेंड मिलता है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया मेरे बच्चे? 1 करोड़ 15 लाख। अरे सही है कि नहीं है? 1 करोड़, 1 करोड़ तो ये बिजनेस एक्टिविटी से कमाती है, 15 लाख रुपए का डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड भी तो मेरी इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी इनकम साइड, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 1 करोड़ 15 लाख रुपए। कितना? 1 करोड़ 15 लाख रुपए का मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट। क्या हो गया मेरे बच्चे? प्रॉफिट हो गया। सुनना, ये कंपनी, एक एक्ट है हमारे देश में, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। ये एक्ट क्या बोलता है?
कि आपको अपने एम्प्लॉइज को क्या देना पड़ेगा, बोनस। अगर यहां आपके यहां काम करने वाले लोगों की संख्या है 20 या उससे ज्यादा, ध्यान रखना कोई भी फैक्ट्री कंपनी जहां पे 20 वर्कर काम करते हैं वहां पे ये वाला एक्ट एप्लीकेबल होता है और उनको अपने एम्प्लॉइज को बोनस देना पड़ता है। और बोनस देना पड़ता है ईयर समाप्ति से 8 महीने में, यानी कि 31 मार्च से 8 महीने काउंट करोगे नवंबर, वो जानबूझ के ये दिवाली पे देते हैं, एम्प्लॉय खुश, दिवाली का बोनस मिल गया, क्योंकि लॉ के बेसिस पे देना कंपलसरी है। तो हमारे देश में कौन सा एक्ट बना हुआ है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, जिसके अकॉर्डिंग हर फैक्ट्री हर कंपनी को अपने एम्प्लॉइज को क्या देना पड़ता है, बोनस, अगर उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉय 20 या उससे ज्यादा है। बोलो आया समझ में? तो सुनना, बोनस देगी किस में से, प्रॉफिट में से। प्रॉफिट कितना रखा हुआ है मेरे बच्चे, 1,15,00,000, तो कितना बोनस देना पड़ेगा, 1,15,00,000। अब इस कंपनी ने समझदारी क्या करी, सुनना, इस कंपनी ने अपनी एक सब्सिडरी खोल दी, सी लिमिटेड। ऑलमोस्ट शेयर्स ए के पास है, और ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट किसको बेच दिया, सी लिमिटेड को। यानी कि अब सी लिमिटेड ने किसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बी में। डिविडेंड भी किसको मिलने वाला है इन फ्यूचर, क्या ए को मिलेगा क्या? और इस तरह से प्रॉफिट कम हो जाएगा, ये प्रॉफिट कितना रह जाएगा, 1 करोड़, और बोनस भी कितना मिलेगा, कम मिलेगा एम्प्लॉइज को। तो इन्होंने बोनस में चोरी करने के उद्देश्य से ये काम किया। कि ये कंपनी कोई और काम कर रही है, नहीं। तो साफ साफ पता चल रहा है कि तुमने कंपनी क्यों बनाई, ताकि एम्प्लॉय को बोनस कम मिले। समझ में आया? पर्दाफाश, सी लिमिटेड का पर्दाफाश, पीछे कौन दिखा, ए, पूरी पिक्चर समझ में आ गई। सी का प्रॉफिट ए का प्रॉफिट माना जाएगा, मर्ज करके वापस कितना हो गया, 1,15,00,000। बोलो आया? कुल मिला के पर्दाफाश के समय दोनों कंपनियां क्या मानी जाएगी, एक। सेपरेट लीगल एंटिटी एप्लीकेबल, जल्दी से बताओ, सेपरेट लीगल एंटिटी, या फिर बोले लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, या फिर ये बोले सेपरेट लीगल एंटिटी का एक्सेप्शन, या एक्सेप्शन ऑफ सोलोमन केस। लिख के रखो, एक्सेप्शन ऑफ सोलोमन केस, एक्सेप्शन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट मींस लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के दूसरे नाम आ गए, क्या क्या नाम आ गए, एक्सेप्शन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, एक्सेप्शन ऑफ सोलोमन केस। आया समझ में? क्लियर है? तो ये अलग अलग नाम से, ठीक है। अब सुनना मेरे बच्चे, अब ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए एग्जाम में, सितंबर में आ चुका है वैसे, जैसा बच्चे ने बताया अभी। कैसे लिखेंगे, डायरेक्टली आंसर कभी मत देना, पहले यहां पे कॉर्पोरेट व्हील समझाएंगे, सोलोमन केस का क्रक्स, सोलोमन केस पूरा नहीं, पता पड़े 38,782 पाउंड ऐसे पेमेंट, ये वो फलाना, सेपरेट लीगल एंटिटी और सोलोमन का केस, ताकि आप जस्टिफाइड कर सके, मेंबर अलग कंपनी अलग, फिर जाके लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। डायरेक्टली कभी भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील मत समझाना। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील से पहले आप लोगों को क्या समझाना होता है, कॉर्पोरेट व्हील। यानी कि कॉर्पोरेट व्हील मतलब सेपरेट लीगल, कॉर्पोरेट व्हील सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी का एक और नाम है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। 3 नाम है, जैसे इसके 3 नाम हो गए ना, वैसे ही कॉर्पोरेट व्हील के 3 नाम हो गए, कॉर्पोरेट व्हील, सेपरेट लीगल एंटिटी और कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। और ऐसे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के टोटल 3 नाम हो गए, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, एक्सेप्शन ऑफ सोलोमन केस, एक्सेप्शन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। और कितने केस लिख के आएंगे, एक पहला केस लिख के आएंगे, कौन सा वाला, नहीं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील में कि वो शत्रु एनिमी है कि हमारा फ्रेंड, कॉन्टिनेंटल डायर, जर्मनी इंग्लैंड। दूसरा केस कौन सा पड़ा मेरे बच्चे, दिनशो, टैक्स में चोरी, है ना, वोडाफोन केस भी ऐसा रेफरेंस दे सकते हैं। तीसरा हमने कौन सा पढ़ा मेरे बच्चे, लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करते हो मेरे बच्चे, तो इसमें कौन सा पढ़ा हमने, भावनगर केस। कुछ समझ में नहीं आया तो भावनगर केस, समझ में आया? कुछ तो याद होना चाहिए, कुछ ना कुछ लिंक क्रिएट होना चाहिए।
ठीक है, जैसे उसमें मकाउड़ा, ठीक है, मकोड़ा, सॉरी, ठीक है, ऐसे कुछ ना कुछ लिंक क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगर एक सब्सिडरी एजेंट के रूप में काम कर रही है, किसके रूप में काम कर रही है? ठीक है, सुनना, इसका ये केस लो एग्जाम में आ चुका है, कौन सा? मर्केंटाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। अच्छा, आपने जैसे आरटीओ का नाम सुना है? आरटीओ, 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 अरे अपने व्हीकल को अपने नाम पे करवाने जाते हैं ना, वैसे यहां पे है बीटीसी, बीटीसी, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कंपनी। क्या नाम है मेरे बच्चे? ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कंपनी। एक कंपनी है, वो अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करवाने जाती है बीटीसी के पास कि मेरे नाम पे रजिस्टर्ड कर दो। बीटीसी ने रिजेक्ट कर दी, टेक्निकल रीजन था, मना कर दिया कि तुम्हारे नाम पे ये व्हीकल रजिस्टर्ड, रिजेक्ट कर दिया। अब इस कंपनी ने बोला यार रजिस्टर्ड तो करवाना है नाम से, तो इसने व्हीकल एक नई कंपनी बनाई, अपनी सब्सिडरी। क्या बनाई अपनी? ये व्हीकल उसको बेच दिया और उसको बोला तू जाके करवा ले। तो ये सब्सिडरी गई बीटीसी के पास, ये गाड़ी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड कर दो। बीटीसी ने देखा ये एप्लीकेशन तो पहले भी आ चुकी है, इसके नाम से आई थी, इसके नाम से हमने क्या की थी? रिजेक्ट। तो इसका पर्दाफाश हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, इसके पीछे कौन दिखा? कंपनी, क्योंकि ये कंपनी तो कुछ काम कर ही नहीं रही है। अरे कुछ काम करती हो तो रजिस्टर्ड भी करें। तो ये समझ में आ गया कि इस कंपनी ने इस कंपनी को क्यों बनाया? सिर्फ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन। तो बेटा पर्दाफाश होता है तो दोनों को एक ही मानेंगे। जब तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई तो इसकी भी क्या होनी है? ये केस था कि सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट एप्लीकेबल। इसमें एक और केस था, आरजी फिल्म लिमिटेड, तुम्हारी बुक में ये है, एम आई राइट? लेकिन एग्जाम में कौन सा आएगा? ये, क्योंकि बुक में ये वाला है। खरबूजा आ गया, आप ही का वेट कर रहा था बेटा यार, थैंक यू आने के लिए। चलो आया, समझ में आया? क्लियर है मेरे बच्चे? आया? तो ये केस समझ में आ गया। दूसरा नाम, मैं हर केस का दूसरा नाम भी बता रहा हूं, दो दो केस बताया मैंने हर एक में। ठीक है, इसमें कौन सा बताया? आरजी फिल्म लिमिटेड। ये तो अमेरिकन और ब्रिटिश कंपनी का था, तो अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे बुक में यही है और यही हमारे एग्जाम में आएगा, आ चुका है। अब वो डिपेंड है, जो कॉपी चेक कर रहा है उसको पता होगा कि इसी का है तो नंबर देगा, और आंसर की जो बन के जाती है बुक से बन के जाती है, और उस आंसर की में तो नाम होगा ही नहीं, तो थोड़ा दिक्कत वाला काम है। अगर नॉलेजेबल बंदे के पास कॉपी चेक करने के लिए वो तो सही कर लेगा, क्योंकि बात तो एक ही है उसमें। ऐसा तो अपन ट्राई करें, जो बुक में है इंस्टीट्यूट ने दे रखा है वो सेम टू सेम लिखे ना, तो सामने वाले को मजा आ जाए, क्योंकि इसी से कॉपी पेस्ट करके जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? कंपनी फॉर्म फॉर द फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट टू डिफेट लॉ। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? अगर आपने कंपनी बनाई है किसी के साथ क्या करने के उद्देश्य से? फ्रॉड करने के उद्देश्य से। जैसे इसमें कौन सा केस है? गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। इसमें भी एक केस था बेटा, जॉन्स वर्सेस लिपमैन, हाँ एक केस, लेकिन हमारे बुक में ये है तो हमको ये पढ़ना है। क्या केस था सुनना। हॉर्न एक कंपनी में अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, ठीक है। जब इसको कंपनी में अपॉइंट किया गया था, जनरल मोटर कंपनी में, तो इसके साथ एग्रीमेंट किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जब भी आप हमारी कंपनी छोड़ के जाओगे, जब भी आप हमारी कंपनी छोड़ के जाओगे, तो आप हमारे कस्टमर को सॉलिसिट नहीं कर सकते। यानी कि आप दूसरी कंपनी में हमारे कस्टमर को छीन के
क्या सीधी सी बात, तुम पहले यहां पे काम कर रहे थे, तो अगर तुम दूसरी कंपनी में काम करने जाते हो तो यहां के कस्टमर को छीन के जा गए तो तुम्हारे ऊपर क्या लगेगी? पेनल्टी। ठीक है, हॉर्न ने सही में छोड़ दी कंपनी और एक अलग से कंपनी बनाई, एक अलग से कंपनी बनाई और उसका ये क्या बन गया? मेंबर। और मेन अपनी बीवी को बना दिया सब कुछ करता धरता। ठीक है, अब इस कंपनी ने जीएमसी के कस्टमर को सोलिसिट करना चालू कर दिया कि भैया हॉर्न तो हमारे पास है, आ जाओ, तुम्हारे साथ वैसा ही ट्रीट करेंगे जैसे तुम्हारे साथ वहां पे होता था। ठीक है, ऐसे सोलिसिट करना क्या कर दिया मेरे बच्चे? फिर हंस रहा है वो बैठ के। तो ऐसे सोलिसिट करना क्या कर दिया मेरे बच्चे? चालू कर दिया। तो जीएमसी ने केस कर दिया हॉर्न के ऊपर कि तुम्हें जब मना किया था कस्टमर सोलिसिट नहीं करने हैं, तुम क्यों कर रहे हो? लाओ पेनल्टी दो। उसने बोला सेपरेट लीगल एंटिटी, में तो मेंबर हूं, मेंबर अलग कंपनी अलग, छीन रही कंपनी है, मैं तो ना छीन रहा हूं। कौन छीन रही है? कंपनी। सेपरेट लीगल, पर्दा उठा दिया नहीं कंपनी का कि तूने बनाई इसलिए थी कंपनी, पहले से कंपनी काम कर रही होती, पहले से यही सेम करती होगी तो समझ में आता, अभी अभी तो बनाई तुमने और फिर बोल रहे हो ऐसा। तो आया कि भैया कंपनी ने सोलिसिट किया, मतलब तुमने किया, सेपरेट लीगल एप्लीकेबल, तो पेनल्टी ठोक दी थी इसके ऊपर। आया समझ में? आया है ना? ये तो याद रहेगा कि तुमने अगर इम्प्रॉपर कंडक्ट करने के लिए कंपनी बनाई है तो पर्दाफाश होगा। तो पर्दाफाश 5 केसेस में हुआ। कितने केसेस में हुआ? बहुत बढ़िया खोपरा जी। तो 5 सिचुएशन में पर्दा, वैसे तो और भी केसेस हैं, गिनवा सकता हूं लेकिन सिलेबस में हमारे नहीं है। एक हमको याद करना है कि हमारा दोस्त है कि दुश्मन, एक हमको टैक्स में चोरी का था, एक हमारा वो था लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, पहला कौन सा था मेरे बच्चे? एनिमी और फ्रेंड। दूसरा कौन सा था? टैक्स में चोरी, इवेट टैक्स। फिर तीसरा टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। फिर सब्सिडरी एजेंट के रूप में काम कर रही है। और पांचवा, बोलो आया? आया पक्का? तो ये 5 केसेस हम लोगों ने पढ़ लिए। अब कंपनी कौन कौन सी होती है ये आगे समझ में, 5 केसेस आ गए। पहले वाले केस में एनिमी, और उसके अंदर कौन सा केस था मेरे बच्चे? डेमलर का था, वो कॉन्टिनेंटल टायर, जर्मनी इंग्लैंड। टैक्स में चोरी में दिनशो सॉरी, है ना? और तीसरा केस कौन सा था मेरे बच्चे? अवॉइड में भावनगर था। और चौथे में हमारा कौन सा था? चौथा नंबर कौन सा था? अच्छा, वो सब्सिडरी एजेंट के रूप में, है ना? वो अपनी व्हीकल को बीटीसी के पास, है ना? बीटीसी मतलब बिटकॉइन नहीं, बीटीसी मतलब ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट, है ना? बिटकॉइन नहीं है। फिर उसके बाद 5वां क्या है मेरे बच्चे? अगर तुमने फ्रॉड करने के उद्देश्य से कंपनी बनाई है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब कंपनी कौन कौन सी होती है, कंपनी कितने तरह की होती है? अब कंपनी कितने तरह की होती है सुनना। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बेसिस पे कंपनी कौन सी होती है? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स टू क्लोज नंबर 22, कितने रुपए के लिए? नॉमिनल वैल्यू के लिए, और कोई पे कर दिया है तो कितने रुपए के लिए? अनपेड अमाउंट के लिए लायबल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद लिमिटेड बाय गारंटी की डेफिनेशन 2 क्लोज 21, इसमें क्या लिखा हुआ है? वो कितने रुपए की लायबल है? गारंटी अमाउंट। और गारंटी अमाउंट कहां लिखा होता है बोलो एक बार? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ये हो गया। ठीक है, बेसिकली लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो एक ही बात लिख के आएंगे, 2 बातें। लिमिटेड बाय शेयर्स में तो अनपेड, उसमें गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स में तुम्हारी लाइबिलिटी वाइंडिंग अप से पहले भी आ सकती है और एट द टाइम ऑफ, बट इन केस ऑफ लिमिटेड बाय गारंटी ओनली एट द टाइम ऑफ। देखो ये रहा, एक एक चीज बुक में लिखी हुई है, आ सकती है। डन मेरे बच्चे? डन। केस लो सारे याद नहीं करने, सेलेक्टेड में बता ही रहा हूं। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लोज 92,
अनलिमिटेड कंपनी मतलब जिसमें तुम्हारी कोई लाइबिलिटी फिक्स नहीं है, तुम्हारी लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड। क्या होगी मेरे बच्चे, जितना कंपनी को जरूरत है उतने रुपए की तुम्हारी क्या होगी, लाइबिलिटी। बोलो आया, ठीक है। अब इसमें पता है केस क्या आ सकता है एग्जाम में, ये लाइन क्यों, बताओ क्या लाइन लिखी हुई, द क्रेडिटर कैन इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी फॉर देयर क्लेम। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है लिक्विडेटर में कॉल द मेंबर फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द लाइबिलिटी विच कैन बी अनलिमिटेड। मतलब बोलो इस लाइन का मतलब बोलो, फिर मैं बताऊं एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है। उसके ऊपर की लाइन पे ले, पिक्चर तो वहीं थी, पिक्चर तो वहीं से चालू है, जो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में बन सकता है। मतलब सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्रेडिटर ने मेंबर के ऊपर केस कर दिया, अनलिमिटेड कंपनी के मेंबर के ऊपर केस कर दिया कि मेरे को कंपनी से इतने रुपए लेने हैं, कृपया करके ले आओ। अपने क्लेम की डिमांड कर दी और केस किसके ऊपर कर दिया, क्या क्रेडिटर मेंबर के ऊपर केस कर सकता है? क्यों, क्यों? मेंबर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी टूवर्ड्स कंपनी है, नॉट टूवर्ड्स क्रेडिटर। ही इज द मेंबर ऑफ कंपनी, नॉट अ मेंबर ऑफ क्रेडिटर। एंड क्रेडिटर की लाइबिलिटी किसकी तरफ है, कंपनी की तरफ है। द क्रेडिटर कैन इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप कंपनी के ऊपर, मेंबर के ऊपर आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आना है, नहीं तो कुछ नहीं आना। क्योंकि उलझाएगा तो यहीं उलझाएगा ना यार। तो लिख के रखना कि मेंबर की लाइबिलिटी किसकी तरफ होती है, नॉट टूवर्ड्स क्रेडिटर, ओनली टूवर्ड्स, लिख के रखना बेटा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो इसी लाइन के ऊपर। डन, चलो ये हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर पे कंपनी कितने तरह की होती है, पहला होता है ओपीसी। ओपीसी की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लोज 62, जिसमें एक ही पर्सन एज अ मेंबर, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन बन सकता है, ये रहा इस पैराग्राफ के ऊपर, क्या बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन ओपीसी एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। बोलो इस पैराग्राफ के ऊपर, उसमें लिखा हुआ है डिफरेंस, तो डिफरेंस लिखा हुआ है तो एग्जाम में पूछने का तो हक है उसको, पूछा नहीं है कभी उसने। लेकिन तुम खुद सोच के देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, आता है लेकिन लिख नहीं पाओगे, सोच के देख लो भले, ऐसा होता है, आता तो है, हाथ ही नहीं चलता, सही बोल रहा हूं। और ऐसा तो बोल ही नहीं सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है, सब दे रखा है, सब दे रखा है, बस पढ़ा हो एक बार। नॉर्मल डिफरेंस से टी टेबल में बना के आएंगे, बेसिस, ओपीसी, सोल प्रोप्राइटरशिप। पहले हम लिख के आएंगे रजिस्ट्रेशन, ओपीसी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, बट सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई सेपरेट एक्ट। ओपीसी बॉडी कोऑपरेट, जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी ओबीसी है, मतलब बॉडी कोऑपरेट, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप बॉडी कोऑपरेट, इसकी परपेचुअल सक्सेशन वो तो आप लिख लेंगे कॉमन सी लिए, वो फलाना ढिमकाना। ओपीसी में मेनली लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड होती है। ओपीसी में डायरेक्टर भी होता है, मेंबर भी होता है, लेकिन वहां पे एक सोल मेंबर होता है समझ। मेन डिफरेंस ये था लिमिटेड लाइबिलिटी, और वहां पे क्या होती है। और दूसरा मेन डिफरेंस, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना कंपनी एक्ट में कंपलसरी है, वहां पे के लिए कोई सेपरेट एक्ट लिख के रखो, लिख के रखो बेसिकली। हाँ आया समझ में, क्लियर है।
तो डिफरेंस लिख लिया आप लोगों ने दो, है ना, क्योंकि ऐसे डिफरेंस आते हैं ना, आता बहुत कुछ है, लिख नहीं पाते बस। चलो ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद मैंने एक चीज बताई थी, ओपीसी कौन सी कंपनी का पार्ट है, लिखा हुआ है इसलिए इसके ओपीसी के नाम के पीछे क्या आता है, प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ता है, वन पर्सन कंपनी, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एस में बी प्रिस्क्राइब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस में बी प्रिस्क्राइब, कहां प्रिस्क्राइब है, तो कंपनी एक तो बता रहा हूं, ये रहा 3(1)(c). अरे कंपनी एक तो पढ़ा रहा हूं, बताओ कहां लिखा हुआ है, ये रहा सेक्शन, सेक्शन नहीं बोला है, एस में बी प्रिस्क्राइब। अब ये मत बोलना सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन में यही है, एस में भी, बोलो बोलो, 3(1)(c) में लिखा हुआ है, ओपीसी प्राइवेट कंपनी का पार्ट है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल एस में भी प्रिस्क्राइब। बेटा पूरे कंपनी लॉ में कहीं पे भी लिखा हुआ हो एस में भी प्रिस्क्राइब, तो वो रूल्स में प्रिस्क्राइब है। मैंने आपको पहले ही बताया कंपनी एक्ट 1956 ओनली सेक्शन बेस्ड था, बट कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन एज वेल एज रूल बेस्ड कानून है, रूल है। एस में भी प्रिस्क्राइब मतलब कहां प्रिस्क्राइब है, रूल्स, और रूल्स में लिखा हुआ है देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इन केस ऑफ ओपीसी प्राइवेट एंड पब्लिक। तीनों कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, 0 रुपीज, 1 रुपया, 1,000, 1,00,000, 1 करोड़ से भी आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट 2015 से पहले प्राइवेट कंपनी में 1 लाख, पब्लिक कंपनी में 5 लाख की लिमिट हुआ करती थी, 2015 में हटा दी जब वो कॉमन सील का अमेंडमेंट आया था, वहां तभी से लिखा हुआ है नो लिमिट। और ये कहां लिखा हुआ है लिमिट, लिमिट कहां लिखी हुई है, रूल्स में, कहां लिखी हुई है, डन, अरे आया, ठीक है। और इसमें कितने मेंबर होते हैं, एक, ओपीसी में एक ही मेंबर होता है, मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई लिमिट नहीं है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये क्या है, ये पढ़ना तो लाइन, तीसरा पॉइंट समझ नहीं आया मुझे, बेटा पढ़ो, मस्त चीज लिखी हुई है, क्या पता तुम्हारे जीवन से रिलेटेड हो, जीवन से भी रिलेटेड हो सकता है, मर जाएगा। सुनना मेरे बच्चे, कॉपी है ना सबके पास, लिखो 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 लिखो। सेक्शन नंबर 1 क्या था, अरे कितनी बार तो लिखवा दिया सर, कोई नई चीज बताओ। टाइट, मैं तो वही लिखवाऊंगा, क्या कर लोगे तुम लोग, टाइटल एंड एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, पता है ना किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, बीसी, आईसी, ईसी, बैंकिंग कंपनी। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन, डेफिनेशन, डेफिनेशन में सबसे पहली डेफिनेशन हमने कौन सी पढ़ी, वाह यार 211 में तो भूल ही गया था उसको, बॉडी कोऑपरेट, फिर हमने कंपनी की पढ़ी, फिर उसके बाद किसकी पढ़ी है, 221 पढ़ा, लिमिटेड बाय शेयर्स, तुम लोग भूल सकते हो मैं नहीं, अभी पढ़ा ना, देख लो उसमें लिखा हुआ है 222 लिमिटेड बाय गारंटी। सुनना मेरे बच्चे, याद करने का तरीका देखो, मैंने बताया डेफिनेशन अल्फाबेट, 20 में कंपनी सी, तो 21 में भी सी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, 22 में भी कंपनी सी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये सी वाले सब साथ में, ठीक है ना, 20, 21, 22, सर ये शेयर्स और गारंटी में कंफ्यूज, बेटा शेयर्स की स्पेलिंग पहले आती है, एस पहले आता है कि जी पहले आता है, तो जी पहले आएगा, मैंने भी गलत लिख दिया देखो, अरे जानबूझ के बताया कि ऐसे सही करना है, वो याद रखना है, ऐसे कंफ्यूजिंग हो जाती है, समझ में आया, चाहो तो चेक कर लो, लिमिटेड बाय गारंटी की 21 है और शेयर्स की 22 है, समझ में आया, ठीक है। फिर 42 फॉरेन कंपनी, कंपनी लो नहीं रे,
फॉरेन कंपनी 62 में, अरे बोले हो ओपीसी 68, फिर 71 पब्लिक कंपनी, कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी, और 92 अनलिमिटेड कंपनी, कौन सी कंपनी? अभी पढ़ा था अनलिमिटेड, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 2 हो गया। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं, ऐसे समय समय पे समरी लिखते रहा करो, जिससे लगता है कि हमने जो पढ़ा वो सही पढ़ा, याद भी है थोड़ा बहुत। नहीं तो क्या होता है, आगे बढ़ते जाओ पीछे भूलते जाओ। हाँ बेटा बोलना। अनलिमिटेड कंपनी, यू आ गया ना, यू तो सबसे लास्ट में आता है। हाँ जी। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 3, सुनना मेरे बच्चे, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 3 अभी मैंने दर्शन करवाए थे बेयर एक्ट के, हेडिंग था उसके अंदर, और कंपनी कितने तरह की बना सकते हो? 3 तरीके की, कौन कौन सी? वाह यार, मजा आ गया। ओपीसी में पता है तुम्हें कितने मेंबर होते हैं मिनिमम? और तीनों में से कोई भी बनाओ, लिमिटेड होगी या फिर इसी चीज की कमी थी। गजब। क्या नाम है अपना? अपने नाम के अनुसार काम कर रहा है लड़का, अच्छा। हाँ जी, अरे वो तो लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय, ठीक है। ये सेक्शन नंबर 3 हो गया। कौन सा हो गया? सेक्शन नंबर, बोलो आया। 1 में टाइटल, 2 में डेफिनेशन, 3 में फॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है, डन। सब लॉजिकली बना हुआ है। पहले उसने एक्ट का नाम बताया, डेफिनेशन पढ़ा दी, फिर बोला कि तुम कंपनी बनाना चाहते हो तो कितनी कंपनी बना सकते हो? 3। देखो सेक्शन नंबर 3 और 3 कंपनी, सेक्शन नंबर 3 में कंपनियां भी कितनी? तीनों में से एक कंपनी मन में चूज कर लो कौन सी बनानी है। कर लिया? कर लिया, पक्का कर लिया? हाँ। फिर उसके बाद एमओए बना दो, और क्या क्या बनाना पड़ेगा? एमओए बनाने के बाद क्या बनाओगे मेरे बच्चे बताओ? क्या बात है, घर से पढ़ के आए हो सब। सेक्शन नंबर 5, देखो सब लॉजिकल है। पहले 3 में से एक कंपनी चूज कर ली, मन में रख लेना। फिर एमओए बनाएंगे, क्या बनाएंगे? फिर क्या बनाएंगे? एओए बनाएंगे। एक बात ध्यान रखना मेरे बच्चे, एमओए बनाओ चाहे एओए बनाओ, एमओए बनाओ चाहे एओए बनाओ, कैसे बनाओ? एज पर कंपनी एक्ट बनाओ। अगर तुमने कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग नहीं बनाया, उसके अगेंस्ट में जाके बनाया, उतना प्रोविजन क्या हो जाएगा? वॉइड। पूरा एमओए एओए नहीं, जितना कंपनी लॉ के अगेंस्ट में है। जैसे मैं बोलूं कि मैं किसी भी मेंबर को निकाल सकता हूं, निकालने को समझ, लात देख के निकाल देना, तो मेंबर का मेंबर बने रहना फंडामेंटल राइट है। क्या कोई निकाल सकता है क्या? नहीं। ऐसा मैंने अगर एओए में या एमओए में लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? वॉइड। जैसे कोई स्टूडेंट है, फीस दी है, क्या निकाल सकते हैं क्या? अरे बैठेगा पढ़ेगा वो, जब तक कि मिसकंडक्ट ना करे। निकाल सकते हैं क्या? क्या एओए में लिख दें हम सब मिलके निकालेंगे ना? फीस दिए, बोलो आया। तो कंपनी, अरे मेंबर, मालिकों को निकाल सकते हो क्या? ऐसा लिख दिया तो वॉइड हो जाएगा। सिर्फ उतना प्रोविजन, बाकी एओए तो वैलिड है। बोलो आया। 6 सेक्शन याद हो गए अपन को? कौन बोलता है सेक्शन याद नहीं होते? 1 टाइटल, 2 डेफिनेशन, 3 कंपनियां फॉर्मेशन, 4 एमओए, 5 एओए, 6 एमओए एओए कंपनी। अब एमओए में कितने क्लोजेस होते हैं? क्लोजेस का मतलब होता है जिनको आम शब्दों में तुम पॉइंट नंबर बोलते हो। पॉइंट नंबर
को लीगल लैंग्वेजेस में क्या बोलते हैं? क्लोजेस। तो कितने क्लोज होते हैं? 6 होते हैं हमारी तरफ। हमारी तरफ तो 6 होते हैं। पहला वाला कौन सा होता है मेरे बच्चे? नेम। फिर कौन सा होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज। लाइबिलिटी क्लोज। कैपिटल क्लोज। सब्सक्रिप्शन का दूसरा नाम है एसोसिएशन। बेटा ये देखना, एमओए में ये है ना, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लिखा हुआ होता है, इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। एक सीक्वेंस तो जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, याद करने का तरीका सुन लो मेरे बच्चे। नेम क्लोज में क्या लिखा हुआ होता है? कंपनी का नाम। ध्यान से देखना, रजिस्टर्ड ऑफिस में एड्रेस नहीं होती, स्टेट का नाम। किसका नाम मेरे बच्चे? स्टेट, जहां पे कंपनी का रजिस्टर, जैसे इंदौर में कंपनी बनाई तो एमपी लिखा हुआ आएगा। क्या लिखा हुआ आएगा? ऑब्जेक्ट क्लोज में आएगा कंपनी क्या बिजनेस करेगी और क्या कर सकती है। लाइबिलिटी क्लोज में लिमिटेड है कि, और कैपिटल क्लोज में आता है ऑथराइज शेयर कैपिटल, और सब्सक्रिप्शन क्लोज पे क्या होती है? साइन। बेटा जो भी साइन करेगा कम से कम एक शेयर लेना कंपलसरी है। शेयर्स लेते ही वो कंपनी का क्या बन जाएगा? मेंबर। और मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? 1 to 7। तो साइन करने वाले लोग कितने होंगे? 1 to 7। तो साइन कितने लोग करेंगे? ओपीसी में मिनिमम 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7। जो भी साइन करेगा उनको कम से कम 1 शेयर खरीदना कंपलसरी है। अब मुझे बताओ, एमओए कंपनी बनने के बाद बनता है कि पहले? तो साइन कौन करेगा? जिसने कंपनी बनाई, यानी कि प्रमोटर। तो कोई पूछे प्रमोटर कितने होते हैं? 1 to 7। 1 से लेके 7 तक नहीं, 1 ओपीसी में, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7 मिनिमम। आया? इसको सीक्वेंस में याद किया जाता है, जिसको तुम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा भी है, नेरोलेक्स, है ना। या फिर दूसरा तरीका याद करने का, सीक्वेंस में याद करना पड़ता है। कैसे बोलते हैं? 5th नंबर क्लोज कैपिटल क्लोज है, 4th नंबर क्लोज लाइबिलिटी क्लोज है, ऐसा बोला जाता है ना। जैसे एक लड़का लड़की से मिलता है तो क्या पूछता है? उसका नाम जानने के बाद, पता जानने के बाद चाहती क्या है? शादी करेगी कि उद्देश्य, शादी करेगी कि नहीं करेगी। फिर लड़का सोचता है शादी करेगी तो मेरी लाइबिलिटी शादी के बाद लिमिटेड हो जाएगी कि खर्च चालू तो नहीं है, ठीक है। फिर देखेगा बाप जादव का पैसा है कि नहीं इच्छाएं पूरी करने के लिए है, साइन करो ब्याह करो। बोलो आया? लेकिन अगर बेटा ओपीसी बनाई, इसमें कितना होता है सब? एक, उसमें 7वां क्लोज भी आ जाएगा। रिस्की मामला है ना बेटा, एक है तो। नॉमिनी क्लोज, मरने के बाद साथ कौन देगा, मतलब कंपनी कौन चलाएगा? तो नॉमिनी का नाम। तो नॉमिनी का नाम एमओए के 7वें नंबर क्लोज में, 7वां अजूबा है, इसी को बोलते परपेचुअल सक्सेशन। ओपीसी में एक मेंबर मर गया तो उसका नॉमिनी चलाएगा। नॉमिनी कौन मेरे बच्चे? जिसका नाम एमओए में नॉमिनी क्लोज में। तो ध्यान रखना, प्राइवेट पब्लिक में 6 क्लोज और ओपीसी में कितने? 7। और एओए जो होता है ना, वो इनसाइडर्स के लिए बनता है। इनसाइडर कौन? कंपनी के शेयर होल्डर, और इसके कोई स्पेसिफिक क्लोजेस नहीं है। बोलो आया? जैसे शेयर होल्डर और डायरेक्टर के सारे टॉपिक किस में लिखे हुए होते हैं? एओए। तो ऐसा बोला जाता है एमओए फॉर आउटसाइडर,
एंड AOA फॉर इनसाइडर। ये आउटसाइडर की हेल्प करता है, ये मैनेजमेंट की हेल्प करता है। इसमें 6 या 7 क्लोज होते हैं, AOA में कोई ऐसे क्लोज स्पेसिफाइड 3 डिफरेंस, तो ऐसे हो गए डिफरेंस बिटवीन MOA एंड। आज के आनंद की जय। कल पढ़ते हैं हम OPC से, ये OPC के हमारे पॉइंट बचे हुए हैं।